अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबरनाग मारिया की 7वें किस्त जहर का प्याला का पहला हिस्सा। था इस दरवाजे की ओट में से सब कुछ देख रही थी। लंगड़े ताजर के साथ जो आदमी बातें कर रहा था इसको वो आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। उस आदमी की पीठ थाइस की तरफ थी। बात करते करते वो शख्स पहलू को थोड़ा सा घुमा तो थाइस के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। वो उसका मुंह बोला भाई शामी था। उसे तो कभी ख्याल भी नहीं आ सकता था कि इस मुसीबत में वो शामी की अपने भाई की शक्ल भी देख सकेगी। उस वक्त शामी को आवाज़ देना अब बुलाना अपनी मौत को आवाज़ देने के बराबर था, क्योंकि जो ही लंगड़े ताजर को मालूम होता कि जिस कनीज़ को उसने इतने महंगे दामों ख़रीदा है वो शामी की मदद से वहाँ से फ़रार हासिल करना चाहती है, तो वो यकीनन रातों रात उसको वहाँ से लेकर फ़रार हो जाता और शामी उसकी कुछ मदद न कर सकता। इसलिए थाइस उस वक्त के कानून के मुताबिक लंगड़े ताजर की कनीज़ थी और एक मालिक को हक हासिल था कि वो अपनी कनीज़ के साथ जिस किस्म का चाहे सलूक करे। थाइस खामोश रही। वो वक्त का इंतज़ार करने लगी। शामी लंगड़े ताजर से अपने कारोबार की बात करके चला गया। थाइस ने सोचा कि अब होशियारी और अक्लमंदी से काम ना लिया तो वो सारी ज़िंदगी लंगड़े ताजर की ज़िंदगी से आज़ाद ना हो सकेगी। वो अपनी घोड़े की फरोख्त करके मोहनजोदड़ो से निकलकर खुदा जाने किस मुल्क को लेकर उसे साथ चला जाएगा और फिर वो सारी उम्र अपने भाई शामी की शक्ल न देख सकेगी। उसने फैसला किया कि वो लंगड़े ताजर के साथ हमदर्दी का सलूक करके उसे आमादा करेगी कि वो शामी की दावत करे, और जब वो दावत पर घर आएगा तो वो किसी न किसी तरह उसके सामने आ जाएगी और सारा मामला अपने आप खुल जाएगा। शामी के रुखसत होने के बाद लंगड़ा ताजर खाना खाने के लिए अंदर आया तो थाइस ने आगे बढ़कर उसके अपने हाथ से जूते उतारे, दस्तरख्वान बिछाया, चांदी के कटोरे में पानी भर दिया, उसके खुद हाथ धुलवाए। लंगड़ा ताजर बड़ा हैरान हुआ कि आज कनीज उसकी इतनी आओ भगत क्यों कर रही है, क्योंकि इससे पहले तो वो उससे बात करने की भी रवादार न थी। वो खुशी खुशी से खाने के लिए बैठ गया और थाइस मोर के परों का बना हुआ पंखा लेकर उसे हवा करने लगी। लंगड़े ताजर ने मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है थाइस, ये अचानक मेरी तरफ से तुम्हारा दिल कैसे बदल गया? कल तक तो तुम मुझसे नाराज थी। थाइस ने झूठ मूठ आह भरकर कहा, मेरे आका, मैंने सारी जिंदगी आपकी खिदमत करने का फैसला कर लिया है। अगर मुझे सारी उम्र कनीज ही बन के रहना है तो फिर क्यों ना आप जैसे अमीर और नेक दिल सौदागर की कनीज बनकर रहूं। आपसे हमदर्द और अच्छा आका मुझे कहाँ मिलेगा? लंगड़ा ताजर थाइस की बात से ये जुमले सुनकर फूले न समाया और कहने लगा, शाबाश थाइस, तुमने एक बड़ा नेक और अक्लमंदी का फैसला किया है। मैंने तुम्हें बहुत बड़ी कीमत अदा करके हासिल किया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास एक नेक दिल बीवी बनकर रहो। मुझसे जो कुछ हो सकेगा तुम्हारी खिदमत करूंगा। आपकी हमदर्दियों का मैं एहसान नहीं उतार सकती मेरे आका। अब आपकी ज़िंदगी के साथ ही मेरी ज़िंदगी है, आपकी इज़्ज़त के साथ ही मेरी इज़्ज़त है और आपकी खुशहाली के साथ ही मेरी खुशहाली है। अगर ये बात है थाइस तो तुम यकीन करो, तुम मेरे घर में मलका बनकर रहोगी। मुल्क हुतन में मेरी और बहुत सी कनीज़ें हैं, मगर मैं तुम्हें उन सब की सरदार बनाकर रखूंगा। मैं आपके पसीने पर अपना खून निछावर करूंगी आका। लंगड़े ताजर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। भला कहाँ एक कनीज़ अपने आका के साथ इतनी हमदर्दी का इजहार कर सकती है? जिस औरत को ज़बरदस्ती उसके माँ बाप से जुदा करके लूट मार करके लाया गया हो, वो कहाँ उस डाकू के साथ हमदर्द रह सकती है? मगर थाइस ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत काम कर रही थी। बातों ही बातों में उसने कहा, मेरे आका, मेरा बाप भी घोड़ों की तिजारत किया करता था। मैंने देखा है कि वो अपने कारोबार में उन लोगों की घर में दावत ज़रूर करता जिनके साथ उसने माल फरोख्त करना होता। इस तरह वो सौदागरों से अपने माल की मुंह मांगी कीमत वसूल किया करता। मैं भी आपको मशवरा दूंगी कि अगर आप अपने घोड़ों की मुंह मांगी कीमत वसूल करना चाहते हैं तो आज जो ताजर आया था उसकी दावत ज़रूर करें। आपका नमक खाकर वो पाबंद हो जाएगा और आपको माल की मुंह मांगी कीमत अदा करेगा। लंगड़े ताजर को थाइस की यह बात दिल से पसंद आई। भाई कमाल है, तुमने तो मुझे बड़े नुक्ते की बात बता दी। इससे पहले तो मुझे कभी यह ख्याल ना आया था। तुम तो बड़ी अक्लमंद औरत हो। मेरे आका, मुझे आपसे दिली तौर पर हमदर्दी है। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल देखना चाहती हूँ और अमीर भी। इसी वजह से मैंने आपको ये मशवरा दिया है, क्योंकि इस पर अमल करने से आपका माल ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त हो सकेगा। शाबाश थाइस, तुम वाकई मेरी खैर ख्वाह हो। हुतन जाकर मैं सारी कनीज़ों के सामने खुलकर ऐलान कर दूंगा कि आज से तुम उनकी सरदार हो और सिर्फ तुम ही कारोबार में मेरा हाथ बटाने के लायक हो। थाइस ने बड़ी आजिज़ी से कहा, मेरे आका,
मैं तो आपकी कनीज हूँ, भला मैं किस लायक। लंगड़े ताजर ने फौरन कहा, ऐसा ना कहो हरगिज, तुम बहुत दूर अंदेश और अक्लमंद औरत हो। मैं तुम्हारी हिदायत पर जरूर अमल करूंगा। मैं कल ही उस ताजिर की अपने घर दावत करूंगा जो आज माल देख कर गया है, मगर खाने पीने का सारा बंदोबस्त तुम्हें करना होगा। आप फिक्र ना करें मेरे आका, सब इंतजाम बड़े अच्छे तरीके से होगा। थाइस बड़ी खुश हुई। उसने जो तीर चलाया था वो ठीक निशाने पर बैठा था। लंगड़ा ताजर उसकी बातों में आ गया और उसने अगले रोज शामी की दावत का ऐलान कर दिया। लंगड़े ताजर ने थाइस को सोने के कुछ सिक्के दिए कि नौकरानियों से कहकर अपनी पसंद की चीजें मंगवा ले। थाइस ने अगले रोज निहायत आला किस्म के खाने पकवा कर दस्तरखान पर सजा दिए और खुद चेहरे पर सफेद नकाब डालकर खड़ी हो गई। लंगड़े ताजर ने कहा, थाइस, ये तुमने नकाब क्यों पहन लिया? हमारे यहाँ तो मेहमानों के सामने कनीजें बगैर नकाब के आती हैं। मेरे आका, मैं सिर्फ आपकी कनीज हूँ। मुझे ये गवारा नहीं कि आपके अलावा कोई गैर मर्द भी मेरी तरफ आंख उठाकर देखे। लंगड़ा ताजर तो अपनी कनीज की इस वफादारी पर दंग रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि एक ही दिन में थाइस की नफरत और नाराजगी कहाँ रफू चक्कर हो गई। ठीक वक्त पर मकान के बाहर घोड़ा आकर रुका। शामी लंगड़े ताजर की दावत में शरीक होने के लिए आ गया था। लंगड़ा ताजर खुद उसे लेने दरवाजे पर गया। थाइस ने चेहरे पर नकाब दुरुस्त किया और तैयार होकर खड़ी हो गई। शामी अपने मेजबान के साथ बातें करता अंदर आ गया। उसने एक सरसरी निगाह थाइस पर डाली और दस्तरखान पर लंगड़े ताजर के साथ बैठकर बातें करने लगा। थाइस को उसने बिल्कुल ना पहचाना। वो पहचान भी कैसे सकता था? थाइस ने चेहरे पर सफेद रेशमी नकाब पहन रखा था। शामी ने सोचा कि शायद लंगड़े ताजर के मुल्क में ऐसा ही रिवाज होगा कि कनीजें मेहमानों के सामने नकाब पहन कर आती हैं। दावत शुरू हो गई। नौकरानियां और थाइस बार बार खाने की प्लेटें और चांदी के कटोरे लेकर मेहमान के सामने आती। थाइस अब मौका तलाश कर रही थी कि कब लंगड़ा ताजर इधर उधर हो तो वो शामी पर अपना आप जाहिर कर दे। नकाब उसने इसलिए पहना था कि कहीं उसे देखकर शामी कोई ऐसी बात ना कह दे जिससे लंगड़े ताजर को शक हो जाए। इत्तफाक से लंगड़ा ताजर उठकर किसी काम से दलान की तरफ गया तो थाइस ने आगे बढ़कर चेहरे से नकाब उठाया और कहा, शामी भाई, मुझे देखकर जुबान से हैरानी के साथ कोई बात ना कह देना। मैं इस लंगड़े ताजर की कैद में हूँ, बाकी बातें बाद में होंगी, पहले मुझे यहाँ से निकालो। इतना कहकर थाइस परे हट गई। शामी तो उसे देखकर हैरान रह गया। उसे वहम भी नहीं था कि थाइस को वो इस जगह पर देखेगा, लेकिन थाइस की हिदायत पर पूरी तरह अमल करते हुए उसने अपनी हैरत का इजहार न किया और पहले की तरह बड़े सुकून से बैठा खाना खाता रहा। इतने में लंगड़ा ताजर भी वहां आ गया और शामी के साथ कारोबार की बातें करने लगा। अब शामी सिर्फ एक कारोबारी ही नहीं बल्कि उसे एक लंगड़े ताजर के मकान से थाइस को भी रिहा कराना था। चुनाचे उसने लंगड़े ताजर की हर बात को तस्लीम करना शुरू कर दिया। उसने घोड़ों की जो भी कीमत लगाई, शामी ने फौरन हाँ कर दी। देखते देखते पूरी की पूरी कीमत पर सौदा तय हो गया। लंगड़े ताजर को हरगिज यकीन नहीं था कि कोई सौदागर उसके माल की मुंह मांगे दामों दे देगा। वो तो अपनी कनीज की अक्लमंदी पर दिल ही दिल में आशश करने उठ लगा। शामी इस अरसे में यही सोच रहा था कि वो कैसे और क्यों कर थाइस को वहां से बाहर निकाले। ये बड़ी अच्छी बात हुई कि शामिल ने लंगड़े ताजर को अभी तक ये नहीं बताया था कि वो मोहिंजो दड़ो में किस जगह पर रहता है, वरना हो सकता था कि थाइस को भगा कर ले जाने के बाद लंगड़ा ताजर उसका पीछा करता हुआ उसके घर तक आ पहुंचता। शामी ने दिल में फैसला कर लिया कि कल रात वो थाइस को वहां से निकाल कर ले जाएगा। अब वो थाइस से बात करने के बहाने तलाश करने लगा, मगर लंगड़ा ताजर तो खाना खाने के बाद वहां जमकर बैठ गया और हिलने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर तंग आकर उसने लंगड़े ताजर से कहा, अब तो सौदा हो गया। मैं चाहता हूं कि आप मेरे खरीदे हुए घोड़ों में से किसी एक के सर पर हाथ फेर कर वापस मेरे पास आ जाएं। ये मेरा शगुन होता है जो मैं हर दफ़ा माल खरीदते वक्त करता हूँ। इससे माल बेचने और ख़रीदने वाले पर देवताओं की मेहरबानियाँ नाजिल होती हैं। लंगड़ा ताजर खुशी खुशी से उठते हुए बोला, ज़रूर ज़रूर, भला इसमें मुझे क्या एतराज़ है। ये तो बड़ा अच्छा शगुन है। आइंदा से मैं ऐसे किया करूँगा। मैं अभी अस्तबल से हाथ फेर कर आता हूँ। ये कहकर लंगड़ा ताजर उठा और अस्तबल की तरफ निकल गया। थाइस ने उस वक्त तक बाकी 2 नौकरानियों को किसी काम के लिए दूसरे कमरे में भिजवा दिया। लंगड़े ताजर के जाते ही शामी ताजर ने कहा, थाइस मेरी बात गौर से सुनो। मैं कल रात तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आऊँगा। इस घर का नक्शा मालूम नहीं, मैं इस दालान को जानता हूँ जहाँ इस वक्त तख्त पर बैठा मैं खाना खा रहा हूँ। तुम्हारा काम यह है कि कल जब आधी रात गुजर जाए तो किसी न किसी तरह दलान तक पहुँचकर घर की ड्योढ़ी तक आ जाओ। मैं बाहर से दस्तक दूंगा, तुम भी उसी तरह अंदर दस्तक देना। इसके बाद दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाना। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा। बहुत अच्छा शामी भाई, मैं कल रात हवेली की ड्योढ़ी में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, मगर देखना तुम ज़रूर आना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इंतज़ार करती रह जाऊँ
अगर तुम ना आए तो फिर सारी जिंदगी मैं उस जालिम ताजर के मकान की ठोकरें खाती रह जाऊंगी। तुम हरगिज फिक्र ना करो थाइस, चाहे आंधी आए या तूफान, तुम्हारा भाई अपनी बहन को बचाने के लिए जरूर वक्त पर पहुंच जाएगा। थाइस ने लंगड़े ताजर के कदमों की चाप सुनी। वो जल्दी से परे हट गई और नौकरानियों को आवाज देकर कहने लगी कि बर्तन उठाकर ले जाएं। लंगड़ा ताजर वापस आकर बोला, लो भाई, मैं आपके खरीदे हुए माल में से एक घोड़े के सर पर हाथ फेंकर आ गया हूं। अब इस हाथ को मैं क्या करूं? अरे मेरे भाई, शकुन के मुताबिक ये हाथ अपने सर पर फेर लें। लंगड़े ताजर ने ऐसा ही किया। शामी ने कहा कि अब वही हाथ उसके सर पर फेर दें। लंगड़ा ताजर हाथ शामी के सर पर फेर चुका तो बोला, भाई ये अजीबो गरीब रस्म है, भला बताओ इससे फ़ायदा क्या होता है? शामी ने कहा, इससे माल में इजाफा होता है, माल का मुनाफा बढ़ता है, माल ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी बिकता है, सौदा अपनी मर्जी के मुताबिक तय होता है और देवता आसमान पर मेहरबान हो जाते हैं। फिर तो मैं हर सौदे के बिकने पर ऐसा ही किया करूँगा। ज़रूर ऐसा ही किया करो मेरे भाई, इसमें बड़ी बरकत है। तुम देख लेना कि तुम्हारे कारोबार में देखते ही देखते कितना इजाफा हो जाएगा। अच्छा भाई, अब मुझे जाने दो, रुखसत दो। लंगड़े ताजर ने मुस्कुरा कर कहा, वो कीमत की अदायगी के बारे में तो बात हुई नहीं। अरे हाँ, सारे माल की कीमत मैं परसों सुबह अदा करके माल अपने साथ ले जाऊंगा। आप माल तैयार रखिएगा। हमारा सौदा तय हो गया, बात पक्की हो गई। अब दुनिया की कोई ताकत हमें पीछे हटने और जुबान से फिरने पर मजबूर नहीं कर सकती। अगर तुम्हें बेतबारी है तो मैं अभी कुछ सोना और जवाहरात पेश कर सकता हूँ। अरे नहीं भाई, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप भी सौदागर हैं, मैं भी सौदागर हूँ। ठीक है, मैं परसों सुबह आपकी राह देख लूंगा। फिक्र ना करो, मैं हर हालत में परसों सुबह आपके दौलत खाने में हाजिर होकर रकम अदा करके माल ले जाऊंगा। अच्छा, अब खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लंगड़ा ताजर शामी को ड्योढ़ी के दरवाजे तक छोड़ने आया। शामी ने कानी आंख से ड्योढ़ी और दरवाजे का अच्छी तरह से जायजा ले लिया। उसे कल रात आकर इसी दरवाजे को खटखटाना था। वापस आकर लंगड़े ताजर ने थाइस की दानिशमंदी और मामला फहमे की बहुत तारीफ की। थाइस, तुम तो वाकई मेरी लिए सबसे बड़ी हमदर्द हो। मैंने तुम्हारी हिदायत पर अमल किया और मेरे सारे का सारा माल मुंह मांगी कीमत पर फरोख्त हो गया। दावत के चक्कर में आकर सौदागर शामी बेचारा तो कोई बात भी न कर सका। उसने एक दिरहम भी मुझसे रियायत करने के लिए नहीं कहा। जो कीमत मैंने मांगी उसने वही अदा करने की हामी भर ली। थाइस ने हंसकर कहा, मेरे आका, मुझे मालूम था कि इस दावत में आपको बेहद फ़ायदा होगा। अगर आप किसी दूसरे के साथ दावत किए बगैर उसे फ़रोख्त करते तो कभी भी इस कीमत पर सौदा न बिकता। थाइस, मैं हमेशा कारोबार में तुमसे मशवरा करता रहूँगा। तुम्हारे वालिद के कारोबार ने हमें बहुत फ़ायदा पहुँचाया। परसों मैं तुम्हें जवाहरात का एक कीमती हार तोहफे में दूंगा। थाइस को यह सुनकर बड़ा अफसोस हुआ कि परसों तो सुबह वहाँ पर मौजूद नहीं होगी। वो कल रात ही अपने भाई शामी के साथ लंगड़े ताजर की कैद से निकल जाएगी। उसने कहा, मेरे आका, अगर आप ये हार मुझे कल ला कर दें तो मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार होंगी। मगर थाइस, एक दिन से क्या फ़र्क पड़ेगा? अरे मेरे आका, हमारे मज़हब के मुताबिक कल हमारे देवताओं का जन्मदिन है। जो कोई औरत कल के दिन अपने खामन के हाथों से कोई शय अपने गले या कानों में पहनेगी वो कभी बेवा नहीं होगी और हमेशा दौलत की देवी उसके कदम चूमेगी। फिर तो मैं कल ही तुम्हें हार लाकर दूंगा, तुम फिक्र ना करो। थाइस बड़ी खुश हुई कि वहां से जाते जाते उसने लंगड़े ताजर से जवाहरात के हार का कीमती तोहफा भी साथ ले लिया था। दूसरे रोज ताजर ने हार लाकर उसके गले में डाल दिया और कहा कि वो देवताओं के आगे उसके कारोबार की तरक्की के हक में दुआ मांगे। थाइस ने झूठ मूठ हाथ उठाकर दुआ मांगी। लंगड़े ताजर ने उससे कहा कि वो तैयार हो जाए, कल माल की रकम मिलते ही वो यहाँ से मुल्क खुतन की तरफ कूच करने वाला है। थाइस ने ऊपर से हाँ कर दी और दिल में सोचा कि कल वो अकेला ही वहां से कूच करेगा। शामी अपने मकान में बैठा आधी रात का इंतजार कर रहा था। कमरे में दीवार के साथ मशल जल रही थी, जिसकी रोशनी में तख्त पर रखी हुई रेत घड़ी उसे बता रही थी कि अभी आधी रात होने में एक पहर बाकी है। आधी से ज्यादा रेत अभी घड़ी के ऊपर वाले हिस्से में मौजूद थी, जो जरा जरा करके घड़े के निचले हिस्से में गिर रही थी। शामी ने थाइस को छुपा कर रखने का सारा बंदोबस्त कर लिया था। एक रात उसने थाइस को अपने घर में ही छुपा कर रखना था, फिर दूसरी रात के अंधेरे में उसे उसके माँ बाप के घर हड़प्पा पहुंचाना था। उसे यकीन था कि लंगड़ा ताजर कभी ख्वाब में भी उसके मकान तक नहीं पहुंच सकता। शामी का मकान मोहिंजोदड़ो की एक गंजान तरीन आबादी वाली गली में। यहाँ चारों तरफ लोहारों और बढ़ई की दुकानें थी। यहाँ घोड़ों का एक भी ताजर नहीं रहता था। उसने ये भी फैसला कर लिया था कि वो इससे माल नहीं खरीदेगा, क्योंकि उस तरह घोड़ों के पाँव के निशान पर लंगड़ा ताजर उसके घर का सुराग लगा सकता है। आखिर रात आधी गुजर गई। शामी खामोशी से अपने घर से बाहर निकला, घोड़े पर सवार हुआ और लंगड़े ताजर की हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली से थोड़ी दूर दरख्तों के नीचे उसने घोड़ा एक जगह बांधा और खुद
पैदल ही रवाना हो गया। रात अंधेरी थी, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। दूर से रात को पहरा देने वाले चौकीदार की होशियार खबरदार की आवाज़ कभी कभी सुनाई दे जाती। लोग अपने अपने घरों में शम्मा बुझाए चैन की नींद सो रहे थे। शामी फिर भी बड़ी एहतियात के साथ कदम उठाता लंगड़े ताजर की हवेली की तरफ बढ़ रहा था। कई एक गलियों से होता हुआ वो हवेली के सामने पहुंच गया। हवेली के बाहर ऊपर कार्नस पर एक शम्मा रोशन थी, जिसकी धुंधली धुंधली रोशनी गली के पक्के फर्श पर पड़ रही थी। आधी रात की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। शामी ने दाएं बाएं गली में देखकर इत्मीनान कर लिया कि कोई चौकीदार वगैरह वहां नहीं। उसने आहिस्ता से आगे बढ़कर हवेली के बंद दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। दूसरी जानिब थाइस ड्योढ़ी में खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसने शामी की दस्तक की आवाज़ सुनकर फौरन अंदर से दस्तक दी और दरवाज़ा खोल दिया। थाइस बहन, जल्दी से यहाँ से निकल चलो। थाइस ने काला लिबादा ओढ़ रखा था। वो जल्दी से शामी के साथ हो गई। दोनों भाई बहन आधी रात के वक्त मोहनजोदड़ो की सुनसान गलियों से गुजरते हुए उस जगह पहुंच गए जहां दरख्तों के नीचे घोड़ा खड़ा किया था। शामी ने थाइस को घोड़े पर बिठाया और खुद बाग थाम कर वापस चल पड़ा। कहीं एक बाजारों और गलियों में से गुजरकर उस चौक में आ गया जहां एक गली में उसका मकान था। वो चौक में से गुजर रहा था कि एक सिपाही ने, जो कि रात को शहर के गश्त पर था, उसका रास्ता रोककर कहा, अरे ठहरो, कौन हो तुम? शामी रुक गया। उसने सिपाही के सवाल के जवाब में कहा, मैं ताजिर हूँ, मेरी बहन एक गांव में बीमार थी, उसे लेकर वापस आ रहा हूँ। सिपाही ने थाइस की तरफ देखकर कहा, मगर ये औरत बीमार तो नहीं मालूम होती। शामी बोला, अब ये अच्छी हो गई है, इसीलिए तो इसे लेकर वापस मोहनजोदड़ो आया हूँ। सिपाही ने कहका लगाकर कहा, तुम झूठ बोलते हो, ज़रूर तुम इस औरत को कहीं से डाका डाल कर ला रहे हो। अगर आपको शक है तो आप इस औरत से पूछ लें। इस पर थाइस ने कहा कि वो उस आदमी की बहन है, वो गांव में बीमार थी और अब तंदुरुस्त होकर वापस आ रही है। मगर सिपाही ने उस पर एतबार न किया। अगर वो अकेला होता तो शामी ने सोचा कि उसका मुकाबला करके उसे हलाक कर देता। लेकिन शामी की बदकिस्मती के उस दौरान में 2 और पहरा देने वाले सिपाही अपने साथी की आवाज़ सुनकर वहां आ गए। उन्होंने सारी बात सुनकर कहा, तुम दोनों को हमारे साथ कोतवाल के पास चलना होगा, वहीं जाकर फैसला होगा। वहां क्या फैसला होगा? वहां तुम्हें यह साबित करना होगा कि ये औरत तुम्हारी बहन है और वाकई ये अपने गांव में बीमार थी और तंदुरुस्त होकर अब अपने घर वापस आ रही है। अगर तुम ये साबित ना कर सके तो तुम दोनों को कैद कर दिया जाएगा। शामी और थाइस तो दम बखुद होकर रह गए। बेचारे एक मुसीबत से निकले कि दूसरी मुसीबत में फंस गए। पहले शामी ने सोचा कि ठीक ठीक बयान कर दे और सिपाहियों को बता दे कि थाइस के माँ बाप हड़प्पा में रहते हैं और वो जालिम ताजर की कैद से फरार होकर आ रही है। फिर उसे ख्याल आया कि इस तरह तो सिपाही थाइस को उसके माँ बाप के घर पहुंचाने के बजाय लंगड़े ताजर के हवाले कर देंगे, क्योंकि उस मुल्क का कानून यही था कि अगर कनीज भाग जाए तो वो जहाँ कहीं हो उसे गिरफ्तार करके उसके मालिक तक पहुंचा दिया जाए। वो बुरी तरह फंस गए थे। शामी ने सिपाहियों के साथ बातें की, उन्होंने हर तरह का लालच दिया, मगर वो ना माने और दोनों को अपने साथ लेकर कोतवाल की तरफ रवाना हो गए। थाइस का तो खुद से बुरा हाल हो रहा था। उसे हरदम यही धड़का लगा रहा कि अब ये लोग उसे लंगड़े ताजर के हवाले कर देंगे और वो इसके साथ इस कदर जुल्म करेगा कि वो तड़प तड़प कर मर जाएगी। दूसरी जानब शामी को भी एक कनीज को भगाने और कानून तोड़ने के जुर्म में कैद कर दिया जाएगा। और उस जमाने की कैद ऐसी होती थी कि जेल की काल कोठरी में डाले हुए कैदी को फिर कोई पूछता नहीं था। वो सालों पड़ा रहता था और आखिर गल सड़कर मर जाता। मगर अब वो कुछ ना कर सकती थी, वो मजबूर थी, जिस तरह के उसका भाई शामी मजबूर था। कोतवाल के घर पहुंचकर मालूम हुआ कि कोतवाल दौरे पर किसी दूसरे शहर गया हुआ है और 1 महीने से पहले वापस मोहनजोदड़ो नहीं आएगा। चुनाचे शामी और थाइस की फरियाद के बावजूद उन दोनों को जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया गया। ये काल कोठरी तंग और अंधेरी थी। बेचारे दोनों बहन भाई परेशान होकर बैठ गए और अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगे। शामी ने कहा, काश मैं चौक के बजाय किसी दूसरी गली से अपने घर की तरफ जाता। शामी भाई, तकदीर में जो लिखा था वो होकर रहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मुझे तो इस बात का दुख है कि मैंने अपने साथ तुम्हें भी मुसीबत में डाल दिया। अरे ऐसा ना कहो थाइस बहन, अगर तुम्हें तकलीफ होती तो मैं कैसे आराम से रह सकता था। अब अपने रब अजीम से ये दुआ मांगो कि लंगड़ा ताजर सुबह तुम्हें गायब पाकर कोतवाल के घर आकर तुम्हारी गुमशुदगी की इतला ना कर दे। वो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ उस आदमी को बेहद बुज़दिल और घटिया समझा जाता है जिसकी कनीज भाग जाए। लंगड़े ताजर को अपनी इज्जत और शोहरत का बड़ा ख्याल रहता है, इसलिए वो कभी मेरी गुमशुदगी की इतला किसी को देकर जलील और गवारा नहीं होना पसंद करेगा। लेकिन अगर उसने ऐसा गवारा कर लिया
तो फिर तुम सारी ज़िंदगी उसकी कैद से आज़ाद ना हो सकोगी और अब वो तुम पर ज़्यादा जुल्म करेगा। रब अजीम हम दोनों का निगहबान हो। ऐसी सूरत में ये लोग तुम्हें भी लंबी मुद्दत के लिए जेल में डाल देंगे और फिर कोई तुम्हारी खबर ना लेगा। मैं ये कैसे गवारा कर सकती हूँ कि मेरा बहादुर भाई बादशाह की कैद में तड़प तड़प कर भूखा प्यासा जान दे दे। अगर किस्मत में यही लिखा है थाइस बहन, इसे कोई टाल नहीं सकता, और अगर हमारी आज़ादी मुकद्दर है तो कोई हमारा बाल तक बेकार नहीं कर सकता। शामी भाई, हमें रब अजीम से दुआ करनी चाहिए कि वो हमारी मदद करे और हमें अपने ऊपर नाउमीदी तारी नहीं करनी चाहिए। आओ मिलकर दुआ करते हैं। दोनों बहन भाई दुजानू होकर बैठ गए। उन्होंने हाथ आसमान की तरफ उठा लिए और देर तक दुआ मांगते रहे। दुआ मांगने के बाद उन्होंने कुछ हौसला हो गया। उन्हें अपने अंदर अमल करने और सोचने समझने की नई ताकत गर्दिश करती महसूस हुई। शामी ने कहा, यह काल कोठरी इतनी मजबूत और महफूज जगह है कि अगर हम सारी जिंदगी कोशिश करते रहें तो यहाँ से निकल न सकेंगे। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है शामी भाई, मुझे अच्छी तरह मालूम है। एक बार इस काल कोठरी में आ जाता है, डाल दिया जाता है, फिर उसकी कोई खबर नहीं लेता। तुम देख लेना, कोतवाल दौरे से वापस आ भी गया तो हमें उसके सामने पेश नहीं किया जाएगा। ये लोग हमें यहाँ डालकर भूल जाएंगे। ये तो बड़ा जुल्म होगा। हम यहाँ एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरना हरगिज़ गवारा नहीं करेंगे। थाइस ने घबरा कर कहा। शामी ने उसे हौसला देते हुए कहा, घबराओ नहीं थाइस, मैंने सिर्फ तुम्हें ये बताना है चाहा है कि यहाँ का रिवाज है, लेकिन हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हम यहाँ से बाहर निकलने की हर हालत में कोशिश करेंगे, मगर इसकी सूरत क्या होगी? हम यहाँ से फरार तो नहीं हो सकते। तुम्हारी बात ठीक है, हम यहाँ से फरार नहीं हो सकते, लेकिन दिमाग काम कर ले कोई ऐसा तरीका सोच सकते हैं जिस पर अमल करके हम इस काल कोठरी से निजात हासिल कर सकते हैं। हमारा ख्याल है कि हमें इन दोनों बहन भाइयों को मोहनजो दड़ो इस काल कोठरी में छोड़कर अंबर की खबर लेनी चाहिए कि वो इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है। जैसा कि आपने पिछले हिस्से में देखा कि अंबर बूढ़े तिब्बती से दरिया आमू के किनारे जुदा होकर मोहनजो दड़ो के शहर में दाखिल हुआ। वो सीधा शाही महल की तरफ आया। महल में उसके आने की खबर बादशाह को हुई तो वो खुद उससे मिलने आया। अंबर ने झुककर शहजादे को सलाम किया। शहजादे ने कहा, हम आपसे बहुत खुश हैं कि आपने इतने दूर दराज का सफ़र किया। आप ज़रूर हमारे लिए बड़ी मुफीद मालूमात लाए होंगे। आप आज रात आराम करें, कल सुबह बातें होंगी। आपका हुक्म सर आंखों पर शहजादा सलामत। आपका खादिम कामयाब वापस आया है। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा, आप आराम करें, कल मुलाकात होगी। जी ज़रूर। दूसरे रोज़ शहजादे ने अंबर को अपने ख़ास कमरे में बुलाया। वहाँ उसकी फ़ौजों का सिपा सलार टाली भी था। अंबर ने झुककर कोरनश बजाई। वहाँ इसकी फ़ौजों का सिपा सलार अटाली भी था। अंबर ने झुककर कोरनश बजा लाई। शहजादे ने उसे हाथ से बैठने का इशारा किया और पूछा, अब हमें अपने सफ़र का पूरा हाल सुनाओ और बताओ कि हुन कौम की मलका अम्मिका हमारे बारे में क्या इरादा रखती है। अंबर ने कहा, शहजादा सलामत, मलका अम्मिका एक खूनी मलका है। उसका दिल देवताओं ने पत्थर का बनाया है। वो एक ऐसी कौम की मलका है जो उस पर जान देती है और जो एक आदमी को कच्चा भून कर खा जाने में कोई शर्म या झिझक महसूस नहीं करती। क्या वो हमारे शहर पर हमला करने का इरादा रखती है? जी हाँ बादशाह सलामत, वो इसी महीने आपके शहर पर हमला करने के लिए अपनी बेपनाह फ़ौज के साथ रवाना हो जाएगी। उसकी फ़ौज में हज़ारों लाखों सिपाही हैं जो अपनी मलका पर जान निछावर करने पर हर वक्त तैयार रहते हैं। शहजादा कुछ फिक्रमंद सा हो गया। सिपा सलार ने पूछा, अम्मिका की फ़ौज के पास असला कितना किस किस्म का है? वो सिर्फ तीर कमान नेज़ा और तलवार से लड़ते हैं। उनके पास आग बरसाने और पत्थर फेंकने वाली बिल्कुल मशीनें नहीं हैं। फिर तो हम उनको तबाह करके रख देंगे, शहजादे ने कहा। लेकिन शहजादा सलामत, उन सिपाही मरने को एक खेल समझता है। वो एक के बाद एक मरता जाएगा, मगर आपके शहर की दीवार पर चढ़कर ही दम लेगा। आप तोपों का मुकाबला तो कर सकते हैं, मगर ऐसे सिपाहियों का मुकाबला किस तरह करेंगे जो मरता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, जिसने फैसला कर रखा है कि वो आपके तख्त पर पहुँच कर ही दम लेगा। इसका मतलब ये हुआ आप ये कहना चाहते हैं कि हम मोहनजो दड़ो का शहर उन कौम की वहशियों के हवाले कर दें? हरगिज़ नहीं बादशाह सलामत, बल्कि मैं आपको उन खतरात से खबरदार कर रहा हूँ जो आपको पेश आने वाले हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप दुश्मन को कमज़ोर ख्याल ना करें, उसे ताकतवर तरीन दुश्मन समझकर तैयारी करें। अंबर ने कहा, मेरे ख्याल के मुताबिक हमें शहर की दीवार के गिर्द खुदी हुई खुदाई को और ज़्यादा गहरा करके उसमें मगरमच्छ छोड़ देने चाहिए। उसके अलावा शहर की दीवार के ऊपर से खोलता हुआ तेल फेंकने वालों की तादाद में इजाफा कर देना चाहिए। हमें शहर के अंदर पानी और खुराक का इतना ज़ख़ीरा कर लेना चाहिए जो 1 साल के लिए काफ़ी हो। सिपा सलार ने हैरानी से पूछा,
کیا امریکہ کی فوج 1 سال تک ہمارے شہر کا محاصرہ کر سکتی ہے؟ امبر نے مسکرا کر کہا، آپ شاید بھول گئے ہیں معزز سپہ سالار کہ ہن قوم ایک خانہ بدوش وحشی قوم ہے۔ اس کا کام ہی صحراؤں میں خیمے گاڑ کر رہنا ہے۔ وہ اپنے صحرا میں نہ رہے، آپ کے شہر کے باہر میدان میں رہ لیں گے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سپہ سالار بولا، مگر وہ کھائیں گے کہاں سے؟ ہم ان کے آنے سے پہلے سارے کھیت کھلیان جلا کر راکھ کر دیں گے۔ وہ کھیتی باڑی کر کے پھر سے فصل اگا لیں گے۔ آپ کا دریائے سندھ ان کی بڑی مدد کرے گا۔ شہزادہ گہری سوچ میں تھا۔ اس نے سانس بھر کر کہا، اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ وہ ساری زندگی کے لیے ہمیں ہمارے شہر میں بند کر دیں گے۔ ہم اپنے شہر میں ہی قیدی ہو کر رہ جائیں گے۔ امبر کہنے لگا، ایسی نا امیدی کی باتیں نہیں شہزادہ سلامت۔ اس دوران میں ہم کوشش کریں گے کہ ملکہ امریکہ کے سالار جنگ کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ کیا مطلب؟ سپہ سالار نے چونک کر کہا، مطلب یہ کہ مجھے معلوم ہوا کہ ملکہ امریکہ کا نیا سالار جنگ اس کے حق میں نہیں، مگر وہ اس لیے مجبور ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ فوج کی اکثریت ملکہ کے ساتھ ہے۔ اگر ہم محاصرہ کے دوران میں کسی طرح اسے یقین دلا دیں کہ ہم فتح کی صورت میں اسے ہن قوم کا بادشاہ بننے میں مدد دیں گے اور اسے تسلیم کر لیں گے، تو ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ مل جائے اور جنگ کا پانسا پلٹ جائے۔ آپ کا خیال مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ہم محاصرے کی صورت میں دشمن کا مقابلہ کریں گے اور اس کے سالار جنگ کو توڑنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اسی روز شہزادے نے ملک بھر میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا اور حکم دے دیا کہ شاہی گوداموں کو اناج کی بوریوں اور پانی کے ذخیرے سے بھر دیا جائے۔ شہر کے اندر پانی کے لیے نئے کنویں کھودے جانے لگے۔ گوداموں میں کھانے پینے کی چیزیں جمع ہونا شروع ہو گئی۔ شہر موہنجو دڑو کے ارد گرد ساری بے پناہ فصل کو کاٹ کر شہر کے اندر اس کا انبار لگا دیا گیا۔ شہر کی ارد گرد کی کھدائی کو خشک کر کے اس کی دوبارہ کھدائی شروع ہو گئی۔ اسے اور گہرا کر کے اس میں پانی کے ساتھ ساتھ دریائے سندھ کے دلدلی کناروں سے پکڑ کر لائے گئے مگرمچھ چھوڑ دیے گئے۔ شہر کی دیوار کے اوپر ہر 50 قدم کے فاصلے پر بڑی بڑی بھٹیاں بنا کر ان پر تیل کے کڑاؤ چڑھا دیے گئے۔ تیر برسانے والے اور پتھر پھینکنے والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ہر وقت فصیل کے برجوں میں حاضر رہیں۔ سپاہیوں کو مختلف جگہوں سے دارالسلطنت میں واپس بلا لیا گیا۔ ساری کی ساری فوج کو ہر وقت تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ جاسوس دوڑا دیے گئے۔ ان جاسوسوں نے آ کر اطلاع دی کہ ملکہ امریکہ اپنے خونخوار اور بے پناہ لشکر کے ساتھ موہنجو دڑو کی طرف طوفان بن کر بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ اگر زمین ریتلی نہ ہوتی تو 4 میل کے فاصلے پر بہتے ہوئے دریائے سندھ کے کناروں کو کاٹ کر سارے میدان میں پانی چھوڑ دیا جاتا تاکہ دشمن کے سپاہی وہاں خیمے نہ لگا سکیں، مگر زمین کے زیادہ تر ریتلی ہونے کی وجہ سے منصوبے پر عمل کرنا فضول تھا، کیونکہ سارا پانی زمین جذب کر لیتی اور دشمن کو بھی فائدہ پہنچتا کہ وہاں ان کی فصل بڑی اچھی تھی۔ بہرحال دشمن اپنے خونی لشکر کے ساتھ موہنجو دڑو کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا اور سپاہی کمانوں میں تیر چڑھائے کولتے ہوئے تیل کے کڑاہوں کے پاس کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ شامی اور تھائیس قید خانے میں بے کسی کے دن گزار رہے تھے۔ موہنجو دڑو کے سپاہی اپنی عادت کے مطابق ان دونوں کو جیل میں ڈال کر بھول گئے تھے۔ انہیں دن میں 2 بار روکھی سوکھی روٹی دے دی جاتی۔ قید میں دونوں کی حالت پتلی ہو رہی تھی۔ انہیں کوئی خبر نہیں تھی کہ انہیں وہاں سے کب نکالا جائے گا۔ اس بات سے وہ دونوں بڑے پریشان تھے۔ لطف کی بات یہ تھی کہ ان دونوں میں سے کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ امبر موہنجو دڑو کے دربار میں پہنچ چکا ہے۔ سپاہیوں نے 1-2 بار کہنے کی کوشش کی کہ انہیں وہاں سے نکال کر کوتوال کے سامنے پیش کیا جائے، مگر ہر بار سپاہی کہہ کہا مار کر چلے جاتے۔ شامی ان حالات سے تنگ آ گیا۔ آخر وہ ایک مرد تھا اور ایک بہادر مرد تھا۔ اس سے پہلے اس نے بڑی دلیری سے تھائیس کو بڑے بڑے جگہوں سے نکالا تھا۔ اس نے وہاں سے فرار کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اس نے تھائیس کو کچھ نہ بتایا، مگر اپنے طور پر وہ جائزہ لینے لگا کہ کھانا لے کر آنے والا سپاہی ان کے پاس آتا ہے۔ اس وقت پہرے دار تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جاتا ہے، یعنی وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اب کھانا لے کر آنے والا سپاہی پہرا دے گا۔ جب تک وہ کھانا نہیں کھا چکتے وہ سپاہی ان کے پاس برابر بیٹھا انہیں دیکھتا رہتا ہے۔ شامی نے ایک ترکیب دماغ میں پکی کر لی اور مناسب وقت کا انتظار کرنے لگا۔ شہر میں ہن قوم کے حملے کے پیش نظر ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا تھا اور جیل خانے کے اکثر سپاہی قلعے میں چلے گئے تھے اور وہاں پر سپاہیوں کی تعداد تھوڑی رہ گئی تھی۔ شامی نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک رات اس نے تھائیس کو بتایا کہ وہ وہاں سے فرار ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ تھائیس نے حیرت سے پوچھا، مگر شامی بھائی، ہم یہاں سے فرار کیسے ہوں گے؟ تم دیکھتی جاؤ اور خاموش رہو۔ رات کا پہلا پہر گزر رہا تھا۔ کھانا لے کر آنے والے سپاہی کا وقت ہو رہا تھا۔ کوٹلی کے باہر ایک مشل جل رہی تھی
اسلحہ خانے کی جانب سے سپاہیوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ اسلحہ خانے کی جانب سے سپاہیوں کی آوازیں نہیں آ رہی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سارے کے سارے کسی وجہ سے قلعے کی طرف چلے گئے تھے۔ شامی نے موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ سپاہی کے قدموں کی آواز آنے لگی۔ وہ کھانا لے کر آ رہا تھا۔ شامی ہوشیار ہو گیا۔ سپاہی کے ہاتھ میں لکڑی کا پیالہ اور ٹوکری تھی۔ اس ٹوکری میں روکھی سوکھی روٹیاں تھیں۔ شامی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ جو ہی دروازہ کھول کر سپاہی اندر داخل ہوا، شامی نے پوری طاقت سے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر مارے۔ سپاہی چکرا کر گر پڑا۔ شامی نے فوراً اسے گھسیٹ کر کمرے کے کونے کے اندھیرے میں کر دیا اور اس کا زرہ بختر پہن کر لوہے کا خود پر سر پر رکھ لیا۔ میرے ساتھ چلو تھائس، جلدی۔ تھائس بیچاری اچانک یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئی۔ تیزی سے شامی کے ساتھ ہو لی۔ شامی اسے لے کر جیل سے باہر نکل آیا۔ ایک برآمدے سے ہوتا ہوا وہ بڑے اسلحہ خانے میں سے گزر رہا تھا کہ ایک سپاہی نے اسے روک لیا۔ اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ شامی نے منہ دوسری طرف کر کے جلدی سے کہا، کوتوال نے ان کو بلایا ہے۔ سپاہی نے کہا ٹھیک ہے اور آگے بڑھ گیا۔ شامی نے تھائس کا ہاتھ تھاما اور قریب قریب اسے گھسیٹتا ہوا اس جگہ سے باہر لے آیا۔ بائیں جانب استبل کے باہر لکڑی کے ستون کے ساتھ کچھ گھوڑے اور 2-4 اونٹ بندھے ہوئے تھے۔ شامی نے جلدی سے وہ 2 گھوڑے لے لیے۔ ایک پر خود بیٹھا، دوسرے پر تھائس کو بٹھایا اور وہاں سے بھاگ اٹھا۔ اب رکنا نہیں تھائس۔ ٹھیک ہے شامی بھائی۔ وہ گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے موہنجو دڑو شہر کی حدود سے باہر نکل آئے۔ ہنگامی حالات کی وجہ سے ان دنوں زیادہ تر توجہ ان لوگوں کی طرف ہی دی جا رہی تھی جو شہر میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ شہر سے باہر نکلنے والوں کی طرف کم توجہ دی جاتی تھی۔ اور پھر شامی کو سپاہی کے لباس میں دیکھ کر کسی نے یہ نہ پوچھا کہ وہ کون ہے اور کس طرف عورت کو لے کر جا رہا ہے۔ سب نے یہی خیال کیا کہ سپاہی اپنی بیوی کو لے کر سفر پر روانہ ہو رہا ہے، کیونکہ ان دنوں سفر عموماً رات کو ہی شروع کیا جاتا تھا۔ شہر سے باہر نکل کر انہوں نے ہڑپا شہر کی طرف سرپٹ گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے۔ وہاں سے ہڑپا کا سفر صرف 1 رات کا تھا۔ شامی چاہتا تھا کہ صبح ہونے سے پہلے ہڑپا پہنچ کر تھائس کو اس کے گھر پہنچا کر محفوظ کر دے، کیونکہ موہنجو دڑو کے سپاہیوں کو کوئی علم نہیں تھا کہ تھائس کہاں کی رہنے والی ہے۔ وہ خود بھی چاہتا تھا کہ تھائس کو گھر پہنچانے کے بعد کچھ عرصہ کے لیے وہاں سے روپوش ہو جائے اور جب معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے تو وہ واپس موہنجو دڑو آ جائے۔ ادھر یوں ہوا کہ جب سپاہی پہرا دینے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ کھانا لے کر آنے والا کوٹلی میں بے ہوش پڑا ہے۔ جیل کا دروازہ کھلا ہے اور دونوں قیدی غائب ہیں۔ اس نے فوراً شور مچا دیا۔ چند سپاہی کوتوال کے حکم سے گھوڑوں پر سوار ہو کر مفرور قیدیوں کو تلاش میں روانہ ہو گئے۔ شہر پناہ کے دروازے پر پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ ایک سپاہی کے ساتھ عورت تھی اور وہ رات وہاں سے نکلے تھے۔ سپاہی ان کے تعاقب میں ہڑپا کی طرف دوڑے، اس لیے کہ ان کے گھوڑوں کے نشان ہڑپا کی طرف جا رہے تھے۔ شامی کو معلوم تھا کہ سپاہی اس کا پیچھا ضرور کریں گے، چنانچہ وہ تھائس کی تھکاوٹ کے باوجود ایک پل کے لیے بھی کسی جگہ راستے میں نہ رکا اور برابر آگے بڑھتا رہا۔ چنانچہ جب پو پھوٹ رہی تھی تو وہ ہڑپا شہر میں داخل ہو گئی۔ تھائس شامی کو اپنے گھر لے گئی۔ تھائس کے باپ نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر اسے گلے سے لگایا۔ وہ تو اپنی بیٹی کو رو دھو چکا تھا، کیونکہ اس زمانے میں ایک بار اٹھا کر لے جانے والی عورت مشکل سے ہی اپنے گھر واپس پہنچتی تھی۔ شامی نے ساری کہانی بوڑھے باپ کو سنائی اور کہا، اب آپ کا فرض ہے کہ اپنی بیٹی کو کبھی گھر سے باہر نہ نکالیں۔ ایسا ہی ہوگا بیٹے شامی، دیوتا تمہاری نگہبانی کریں۔ اگر تم نہ ہوتے تو میں ساری زندگی اپنی بیٹی کی شکل نہ دیکھ پاتا۔ کم از کم 1 ماہ کے لیے تو اسے تہخانے میں بند کر دیں، کیونکہ سپاہی کوتوال کے حکم سے ضرور اس کی تلاش میں آئیں گے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ موہنجو دڑو کے شہزادے کی جیل سے فرار ہونے والے قیدی کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا۔ میں اپنی بیٹی کو کسی کی جھلک تک نہیں دکھاؤں گا بیٹا۔ ہاں بابا، میں اب تھک گئی ہوں، اب میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میں تہخانے سے کبھی نکل کر باہر کھیتوں میں یا جنگل میں نہیں جاؤں گی۔ شاباش بیٹی، مجھے تم سے یہی توقع تھی، مگر بیٹا شامی تم بھی تو ہمارے ہاں قیام کرو نا۔ میں 2 روز یہاں ضرور رک جانا چاہتا ہوں، اس کے بعد سوچوں گا کہ کہاں جاؤں گا۔ اس کے بعد تم کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں موہنجو دڑو بھی واپس نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ اگر واپس گیا تو ضرور دوبارہ پکڑ لیا جاؤں گا اور جیل سے خود فرار ہونے ایک قیدی عورت کو فرار کرنے کے جرم میں پھانسی پر لٹکا دیا جاؤں گا۔ بیٹے تم ہمارے پاس ہی رک جاؤ نا۔ میں کب ایک اپاہج عورت کی طرح تہخانے میں پڑا رہ سکتا ہوں بابا؟ میں نے سوچا ہے کہ یہاں سے نکل کر 1 برس کے لیے کرتاجنا اپنے بڑے بھائی کے پاس چلا جاؤں گا اور وہیں کچھ دیر تجارت کروں گا۔ جب یہاں معاملہ رفع دفع ہو جائے گا تو واپس آ جاؤں گا۔ جیسے تمہاری مرضی بیٹے، ویسے میرا گھر تمہارے لیے حاضر تھا۔ شکریہ بابا جان۔ وہ رات بھر سفر کے تھکے ہوئے تھے۔ شامی حویلی کی ڈیوڑی میں تھا اور تھائس تہخانے میں سو گئی۔ سپاہی رات بھر سفر کرتے رہے۔ گھوڑوں کے سموں کے تازہ نشان ان کی رہنمائی کر رہے تھے۔
रास्ते में उन्होंने किसी भी जगह आराम ना किया और फिर वो भी पो फूटने के थोड़ी देर बाद हड़प्पा शहर पहुंच गए। शहर में उन्होंने थाने में क़याम किया और अगले रोज़ मफरूर कैदियों की तलाश शुरू कर दी। वो शहर उन सिपाहियों के लिए अजनबी नहीं था, वो कई बार वहां आ चुके थे और ये शहर भी मोहिंजोदड़ो के बादशाही के मातहत था। मगर सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि इतनी बड़ी आबादी के शहर में वो 2 कैदियों को किस तरह तलाश करें, कहाँ तलाश करें कि जबकि दोनों कैदियों ने फैसला कर लिया था कि वो तहखाने से बाहर नहीं निकलेंगे। 2 रोज़ गुजर गए। मोहिंजोदड़ो के कोतवाल पर मुसीबत नाजिल हो गई कि दोनों कैदियों के जेल से फरार होने का इल्म बादशाह शहजादे को हो गया। उसने कोतवाल को बुलाकर कहा, अगर तुमने मफरूर कैदियों को पकड़कर हमारे हुजूर पेश ना किया तो उनकी जगह तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। तुम्हें इल्म नहीं कि जेल से कैदियों के फरार होने का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि कल को हमारा दुश्मन भी हमारे मुल्क के हालात मालूम करके आसानी से जेल से निकलकर भाग सकता है। क्या तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि मुल्क में हंगामी हालात हैं और दुश्मन की फौज चढ़ाई के लिए बड़ी चली आ रही है। कोतवाल थर थर कांप रहा था। उसने सर झुकाकर ज़मीन चूमते हुए कहा कि वो फौरन मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी के लिए जाएगा और दरबार में उन्हें पेश करेगा। इतना कहकर वो शाही महल से बाहर आ गया। उसी वक्त उसने अपना एक ख़ास एलची हड़प्पा दौड़ाया, जिसने मफरूर कैदियों को तलाश करने वाले सिपाहियों से कहा कि हड़प्पा के कोतवाल की खिदमत हासिल करके दोनों कैदियों को हर कीमत पर पकड़कर वापस लाए और उनके सर कलम कर दिए जाएंगे। वो सिपाही तो शशदर रह गए, उन्हें अपनी जान की फिक्र पड़ गई। अब तो कैदियों को पकड़ना बेहद ज़रूरी हो गया था, मगर मुश्किल ये थी कि शहर में उन दोनों का कहीं सुराग तक नहीं मिल रहा था। हड़प्पा के कोतवाल ने कहा, यकीनन मफरूर कैदी औरत शहर के किसी मकान में छुप गई है, उसके लिए किसी फपे कुटने की खिदमत हासिल करनी पड़ेंगी। चुनाचे ऐसा ही किया गया। एक बहुत ही मकार और तजुर्बेकार फपे कुटनी को बुलाकर थाइस का हुलिया वगैरह समझाया गया और उसे कहा गया कि शहर की गली गली कूचा कूचा मकान मकान घूम फिर कर उस औरत और मर्द को तलाश करके कोतवाल शहर को खबर करे। उस कुटनी ने कहा, हजूर ये तो कनीज आसमान की टुकड़ी भी उतार लाती है और वापस लगा भी आती है। वो औरत ऐसी कहाँ की है कि मेरी नज़रों से छुप जाएगी। आप फिक्र न करें, मैं तो हड़प्पा की एक ईंट उठाकर देख लूंगी कि वह कहाँ छुपी बैठी है। शाबाश कुटनी, अब तुम जाओ और अपना काम शुरू करो। कुटनी ने औरतों के हार सिंगार बेचने वाली का भेस बदला और शहर की तरफ रवाना हो गई। इस दौरान में एक रात शामी वहां से रुखसत होकर अपने बड़े भाई की तरफ करताजना को निकल चुका था। अब घर में थाइस अपने बाप के साथ अकेली रहती थी। बाप सारा दिन जंगल में भेड़ बकरियां चराता और थाइस घर में अकेली बंद रहती। बाप ने उसे खास तौर पर हुक्म दे रखा था कि वो कभी और किसी के लिए भी मकान का दरवाज़ा अंदर से हरगिज़ ना खोले। थाइस को इस बात का खुद भी एहसास था। वो अपनी बेहतियाती की वजह से बहुत तकलीफ़ें पहले उठा चुकी थी। अब तो वो दरवाज़ा हमेशा बंद रखती और इसके अलावा वहाँ कोई भी नहीं आता था। उसे क्या खबर थी कि एक औरत उससे मिलने के लिए घर से चल पड़ी है। कि कुटनी 16 सिंगार बेचने वाली के भेस में हड़प्पा शहर की गलियों में घूम फिरकर घर घर झांक रही थी कि कहीं उस हुलिये की औरत पर नज़र पड़ जाए। उसे बताया गया था जो, मगर अभी तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई थी। वो हर घर की ड्योढ़ी में जाकर आवाज़ लगाती और फिर मुंह उठाए एकदम घर के अंदर औरतों के बीच चली जाती। एक एक औरत को नज़रें बचाकर खूब गौर से देखती, उनसे बातें करती और बातों ही बातों में मालूम करने की कोशिश करती कि वहाँ कोई औरत मोहिंजोदड़ो से तो नहीं आई। आखिर एक जगह उसे मालूम हुआ कि फलां मोहल्ले में एक घराना ऐसा है जहाँ से एक औरत पिछले माह मोहिंजोदड़ो गई थी। कुटनी फौरन उस मोहल्ले में पहुँच गई। इत्तफाक से ये मोहल्ला थाइस का मोहल्ला था और उसी जगह उसका घर था। कुटनी ने थाइस के मोहल्ले में आवाज़ें लगाना शुरू कर दी और घर घर झांकना ताकना शुरू कर दिया। एक रोज़ थाइस अपने मकान के तहखाने से निकलकर डेवड़ी वाली कोठली में बैठी बाल बना रही थी कि उसके कानों में एक औरत की आवाज़ आई जो कानों के बुंदे और सिंगार का सामान फरोख्त कर रही थी। कई रोज़ से उसका सिंगार का सामान ख़त्म हो चुका था और कानों में पहनने को भी कुछ नहीं था। उसने सोचा कि क्यों ना उस औरत को घर में बुलाकर उससे बुंदे खरीद लिए जाएं, क्योंकि वो खुद तो बाजार जाकर खरीद नहीं सकती थी। इस ख्याल के साथ ही उसने औरत को आवाज़ देकर अंदर बुला लिया। कुटनी ने कोठड़ी में दाखिल होकर थाइस को देखा तो उसके दिल की कली खिल उठी। यही तो वो औरत थी जिसकी तलाश में कुटनी हड़प्पा की गली कूचों की गर्द उड़ा रही थी। उसका नाक नक्शा हूबहू ही था जो उसे बताया गया था। अब सिर्फ ज़ुबानी तस्दीक बाकी थी। कुटनी ने थाइस की बलाएं लेकर कहा, हाय माँ मर गई, ऐसी चंदे आफ्ताब सूरत और कानों में बुंदे ना हो, मैं किसके लिए गली गली घूम रही हूँ। ये लो बुंदे, ये देखो। कुटनी ने थाइस को झूले में से निकाल कर किस्म किस्म के बुंदे और नगीने जड़े आवाज़ें दिखाने शुरू कर दिए।
थाइस बुंदे और आवेज़े बड़े शौक से देख रही थी और कुटनी सोच रही थी कि उससे ये किस तरह मालूम करे कि वो मोहिंजोदड़ो से होकर आई है। थाइस ने एक बुंदों की जोड़ी पसंद कर ली। उसने कीमत पूछी तो कुटनी ने जानबूझकर ज्यादा बताई। थाइस ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा कीमत है। कुटनी ने कहा, अरे बेटी, तुझे क्या मालूम कि 16 सिंगार क्या होता है। बेटी, तू यहाँ हड़प्पा में है, जाकर मोहिंजोदड़ो में किसी बेगम से पूछ के इन बुंदों की कदर क्या है। मैं तो हर महीने मोहिंजोदड़ो जाकर शाही महल बेगमों के हाथ 16 सिंगार फरोख्त करती हूँ। इस पर थाइस ने तुनक कर कहा, ऐसा ना कहो बड़ी बीवी, मोहिंजोदड़ो मुझसे ढका छुपा नहीं है। मैं अभी हफ्ता भर हुआ वहां से आई हूँ। मुझसे वहां की बेगमें छुपी हुई नहीं, मैं उनके सब 16 सिंगार जानती हूँ। ये भी जानती हूँ कि वहां उनके भाव क्या हैं। इसलिए तो मुझसे ज्यादा कीमत मत मांग। कुटनी अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। अब चाहिए था थाइस उससे भी बुंदे मुफ्त ले लेती तो उसे कोई गम ना होता, क्योंकि थाइस की जासूसी करने के बाद कोतवाल से मिलने वाला इनाम अब पक्का हो चुका था। उसने मुस्कुराकर और झूठ मूठ शर्मिंदा होकर कहा, ऐ बेटी, तू खामखा नाराज हो जाती है। तुझसे भला मैं ज्यादा दाम क्यों लूंगी? ये ले, तू आधी कीमत दे दे बस। अब तू खुश है ना? बड़ी भी कल भी आना, मैं तुमसे कुछ हार खरीदना चाहती हूँ। जरूर आऊंगी बेटी, तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे खूबसूरत हार लाऊंगी कि तुमने मोहिंजोदड़ो में भी कभी ना देखे होंगे। बेटी, अगर इस दफा मोहिंजोदड़ो जाना हुआ तो मेरे साथ चलना, तुम्हें अपनी बड़ी लड़की से मिलवाऊंगी। वो वहाँ के बड़े अमीर सौदागर की बहू है। अच्छा बड़ी भी, अगर जाना हुआ तो हमारे साथ चलेंगी। बेटी, तू वहाँ कहाँ रहती है? क्या तेरे वहाँ कोई रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार? हाँ बड़ी भी, मेरे वहाँ रिश्तेदार हैं, मैं उन्हीं के पास जाकर ठहरती हूँ। थाइस की घबराहट से कुटनी समझ गई कि वो झूठ बोल रही है और उसका वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं, और वो ज़रूर वहाँ कोतवाल की कैद से फरार होकर हड़प्पा शहर पहुँची है। उसने अपना सामान समेटते हुए कहा, अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ, कल इसी वक्त आऊँगी। कुटनी चली गई। वो सीधी वहाँ से कोतवाल शहर के यहाँ पहुँची और उन्हें सारी कहानी सुना डाली और कहा कि वो औरत यकीनन मोहिंजोदड़ो की मफरूर कैदी है। मोहिंजोदड़ो से आए हुए सिपाहियों ने कहा कि वो अभी उनके साथ चले। वो छापा मारकर उस औरत को गिरफ्तार करना चाहते हैं। फौरन एक दस्ता कोतवाल शहर की सरकर्दगी में तैयार हो गया और थाइस के घर की तरफ रवाना हो गया। थाइस घर में बुंदे पहनकर बड़ी खुशी खुशी बैठी कढ़ाई का काम कर रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और 3 सिपाही अंदर दाखिल हुए। वो चीख मारकर उठ बैठी। सिपाहियों ने उसे फौरन पहचान लिया और फौरन उसके मुंह में कपड़ा ठोंसकर उसे बड़े से थैले में बंद करके घोड़े पर लाद कर वहां से वापस आ गए। कोतवाल के आते ही उन्होंने बता दिया कि मफरूर कैदियों में से औरत गिरफ्तार कर ली गई है। उन्होंने रात भर थाइस को उल्टा लटकाए रखा और उसे कोड़ों से पीटते रहे कि वह बताए उसका साथी कहाँ है, मगर थाइस ने बिल्कुल न बताया। वह बेहोश हो गई। सिपाही उसे बेहोशी की हालत में ही ले जाकर मोहिंजोदड़ो की तरफ रवाना हो गए। उधर रात को थाइस के बाप ने जब मालूम किया कि सिपाही आकर उसकी बेटी को पकड़ कर ले गए हैं तो वो सर पकड़ कर बैठ गया। सिपाही रातों रात थाइस को लेकर सुबह तक मोहिंजोदड़ो पहुंच चुके और उन्होंने थाइस को कोतवाल की मईत में शहजादे के हजूर पेश कर दिया। शहजादे ने सर से लेकर पांव तक उसे देखा और कहा, इसे शाम होने से पहले पहले फांसी पर लटका दो। इसे जुर्रत क्यों कर हुई कि हमारी कैद से फरार हो जाए। कोतवाल ने थाइस को जेल में डाल दिया और शाम शाही महल के बाहर मैदान में फांसी की तैयारियां होने लगीं। तीसरे पहर थाइस को स्याह लिबास पहनाकर शाही महल के बाहर मैदान में फांसी देने के लिए ले आया गया। फांसी महल की दीवार के साथ लगा दी गई। थाइस को स्याह लिबास पहना दिया गया। जल्लाद फांसी के पास तैयार खड़ा था। सिपाही थाइस को पकड़कर महल की दीवार के साए में ले आए। कोतवाल ने हुक्म दिया कि थाइस को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। थाइस का मारे खौफ के बुरा हाल था। काटो तो बदन में लहू न था। वो हैरान थी कि ये एक ही दिन में क्या हो गया। उसे कभी तवक्को ही नहीं थी कि उसे फांसी पर भी चढ़ाया जा सकता है। उसकी आंखों से अपने भाई शामी को याद करके आंसू बह रहे थे। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ठीक उसी वक्त जब थाइस के गले में फांसी का फंदा डाल रहा था, उधर अंबर घोड़े पर सवार गुजरा। वो शाही महल में शहजादे से मुलाकात करने के बाद मेहमान खाने की तरफ जा रहा था कि उसने एक औरत को फांसी के तख्ते पर खड़े आंसू बहाते देखा। अचानक उसे यूं महसूस हुआ कि उस औरत को उसने कहीं देखा है। वो घोड़ा दौड़ाता हुआ करीब आया तो उसने थाइस को देख लिया और उसे पहचान लिया। थाइस ने भी अंबर को पहचान लिया। थाइस ने चीख मारकर अंबर से कहा, अंबर, मुझे इन जालिमों से बचाओ, ये मुझे फांसी पर चढ़ा रहे हैं, मैं बेगुनाह हूं। अंबर ने फौरन कोतवाल को हुक्म दिया कि थाइस को फांसी के तख्ते पर से नीचे उतारा जाए। कोतवाल को मालूम था कि अंबर बादशाह का वजीर खास है, फिर भी उसने झुककर अर्ज की, जनाब, हम इसे बादशाह के हुक्म से फांसी दे रहे हैं। इस औरत ने हमारे मुल्क का सबसे घिनौना जुर्म किया है।
इसने हमारी कैद से फरार होने की कोशिश की थी। अंबर ने गरज कर कहा, फांसी रोक दी जाए। मैं बादशाह सलामत से अभी बात करता हूँ। जो हुक्म हजूर। कोतवाल ने सर झुकाकर तस्लीम अर्ज की और सिपाहियों से कहा कि वो थाइस को फांसी के तख्ते पर से उतार दें। थाइस को वापस कैदखाने भिजवा दिया गया और अंबर वहां से सीधा बादशाह के दरबार में पहुंचा। उसने बादशाह से थाइस के बारे में साफ साफ कह दिया कि वो उसकी जान की बख्शी कर दें। बादशाह ने कहा, तुम्हारा और उससे क्या रिश्ता है अंबर? अंबर ने कहा, वो मेरी बहन है हालिजा, फिर हम उसकी जान बख्शी करते हैं। उसी रोज बादशाह के हुक्म से थाइस की जान बख्शी का हुक्म दे दिया गया। अंबर ने थाइस को अपने साथ लिया और उसे उसके घर हड़प्पा पहुंचा दिया गया। हड़प्पा में उसका बाप बेटी की याद में रह रहकर जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था। उसने बेटी को सीने से लगा लिया। अंबर ने उनसे कहा कि वो बच्ची को लेकर कुछ दिनों के लिए हड़प्पा से बाहर चले जाएं। थाइस ने कहा, अंबर भाई, हमारा तो इस दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं, हम कहीं भी नहीं जा सकते। फिर तुम मेरे पास शाही किले के मेहमान खाने में आ जाओ। इसलिए कि यहाँ रहना किसी सूरत ठीक नहीं। हुन कौम का हमला होने वाला है। दूसरे लोग तो मुकाबला कर लेंगे, मगर तुम और तुम्हारा कमजोर बाप ऐसा नहीं कर सकेगा। बेहतर यही है कि तुम मेरे साथ शाही किले में चले चलो। हम इसे अपनी खुशकिस्मती समझेंगे अंबर बेटा, हम तैयार हैं। अंबर थाइस और उसके बाप को लेकर हड़प्पा शहर से मोहिंजोदड़ो वापस आ गया और यहाँ उसने दोनों बाप बेटी को एक पुरसकून मकान रिहाइश के लिए दे दिया। वो दोनों उस मकान में हंसी खुशी रहने लगे। मोहिंजोदड़ो पर मौत के साए मंडलाने लगे और उसकी किसी को खबर न थी। मलका अंबिका अपने खूनी वहशी कबाइल के साथ मोहिंजोदड़ो की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। वो शहर की सरहद के करीब पहुंच चुकी थी। उधर शहजादे को भी उसके जासूस एक एक पल की खबर दे रहे थे। अगरचे शहजादे ने दुश्मन के हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा बंदोबस्त कर रखा था, मगर फिर भी जब उसे जासूस आकर इतला देते कि दुश्मन की लश्कर की तादाद बेपनाह है तो वो जरा सा घबरा जाता। आखिर मलका अंबिका का लश्कर पहुंच गया। मोहिंजोदड़ो की किले की फसील पर खड़े सिपाहियों ने दूर से गर्द उड़ती देखी। ये गर्द देर तक उड़ती रही, फिर उन्हें उस हुन कौम के गाय की हड्डियों और बकरे के सींगों वाले खास झुंड नजर आए और जंगी ढोलों की आवाज सुनाई दी। किले के अंदर हर सिपाही चौकस हो गया। तीर कमानों पर चढ़ा लिए गए, नेज़े हाथों में थाम लिए गए। दुश्मन ने शहर की फसील के बाहर मैदान में खेमे गाड़ दिए। खड़ी फसलें पहले ही काटी जा चुकी थी, जो रह गई थी उन्हें जला दिया गया था। दुश्मन के सिपाहियों ने बचे खुचे खेतों और किसानों के घरों को आग लगानी शुरू कर दी। जो बूढ़े और माजूर किले में पनाह नहीं ले सकते थे, उन्हें कत्ल करके किले की तरफ उछाल दिया गया। 10-12 वहशी हुन घोड़ों की नंगी पीठों पर सवार होकर दौड़ते हुए किले की दीवार तक आए और उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, मलका का हुक्म है कि अपने बादशाह से कहो कि शहर के दरवाजे हम पर खोल दे, नहीं तो हम शहर में दाखिल होकर मोहिंजोदड़ो के किसी बच्चे, किसी औरत, किसी जवान, किसी बूढ़े को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फसील के ऊपर से कप्तान ने जवाब दिया, बादशाह के हुक्म से अपनी मलका को कहो कि शहर के दरवाजे उन पर हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। अगर हिम्मत है तो उनके साथ टकरा कर देख लें, उनके सर तोड़ दिए जाएंगे। उन घुड़सवारों ने वैश्यों की तरह एक लंबी जंगी चीख मारी और कमान में से तीर फसील की तरफ छोड़ दिए। उनके निशाने इस गजब के थे कि 10 के 10 तीरों ने 10 के 10 सिपाही नीचे गिरा दिए और वो वापस भाग रहे थे कि किले की तरफ से भी तीरों की बौछार उन पर आई, मगर वो बहुत दूर निकल चुके थे। बादशाह को अपने 10 सिपाहियों को हलाक हो जाने का बहुत दुख था। उसने फौरन अंबर को तलब किया और उससे कहा, अंबर, अंबिका के वैश्यों ने मेरे सिपाहियों को हलाक कर दिया है। इससे हमारे लश्कर में बददिली फैल सकती है। मैं चाहता हूं कि ख्वाह कुछ भी हो, अपने सिपाहियों का एतमाद बहाल किया जाए। अंबर ने कुछ सोचकर कहा, इसका एक ही तरीका है बादशाह सलामत, कि एक छापा मार दस्ता तैयार किया जाए जो रात को शहर के खुफिया रास्ते से निकलकर दुश्मन के खेमे में जाए और उनके ज्यादा से ज्यादा सिपाहियों को हलाक करके उनके सर काट कर अपने साथ ले आए। ये सर शहर की फसील के बाहर लटका दिए जाए। सिर्फ इसी एक सूरत से अपनी फौज का एतमाद बहाल हो सकता है। बादशाह बहुत खुश हुआ, उसे तरकीब पसंद आई और उसने कहा, मैं चाहता हूं कि इस मंसूबे पर फौरी अमल किया जाए और तुम आज ही रात अपनी क़ियादत में छापा मार दस्ता लेकर दुश्मन पर शब खून मारो। अंबर इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन शहजादे की ख्वाहिश के आगे इनकार न कर सका। उसने कहा, ऐसा ही होगा बादशाह सलामत। कल फसील की दीवार के साथ दुश्मन सिपाहियों के सर लटकते नजर आएंगे। अंबर ने फौरन सोचते हुए अपने ताकतवर और बहादुर सिपाहियों का एक दस्ता तरतीब दिया। उन्हें खास हिदायत दी और स्याह कपड़े पहनाकर अपने साथ लेकर आधी रात को किले के बाहर एक खुफिया रास्ते से बाहर निकल आया।
दुश्मन के खेमे फसील से काफी फासले पर थे। वो छुपते छुपाते रेंग रेंग कर आगे बढ़ने लगे, यहाँ तक कि एक लंबा चक्कर काटकर दुश्मन के पीछे पहुंच गए। यहाँ दुश्मन के एक खेमों का हिस्सा शुरू होता था। एक खेमे के बाहर आग जलकर बुझ गई थी और अंदर हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। अंबर ने सिपाहियों को अपने पीछे रेंगने को कहा। वो रेंग रेंग कर चलता हुआ खेमे के पास आ गया। उसने से दर्ज में से झांक कर देखा, अंदर 10-12 सिपाही बेखबर सो रहे थे। अंबर ने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने पलक झपकते के अंदर अंदर सारे सिपाहियों के सर काटकर अपने हाथों में पकड़ लिए। सर इस कदर तेजी से काटे गए कि उन बेचारों की आवाज भी न निकल सकी। वो बड़ी तेजी से खेमे से बाहर निकले और रेंगते हुए वापस किले की फसील की तरफ रवाना हुए। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि दुश्मन को उनकी खबर नहीं हुई, वरना वहीं उनकी तिक्का बोटी कर दी जाती। उसी तरह एक लंबा चक्कर काटकर वो दुश्मन के खेमों से काफी दूर निकल आए। अब शहर की फसील सामने थी। उन्होंने अपनी फसील पर खड़े पहरेदारों को खास इशारा किया, जिससे वो समझ गए कि अपने सिपाही आ रहे हैं। वो बड़े आराम से खुफिया रास्ते से दाखिल होकर किले के अंदर आ गए। सुबह को हुन वैश्यों के कटे हुए सर फसील की दीवार के साथ लटका दिए गए। मलका अंबिका को इस दिलराना वाक़या की इत्तला मिली तो वो गुस्से से आग बगोला हो गई। उसे कभी ख्याल भी नहीं आ सकता था कि दुश्मन रात को उनके अकब में आकर उसके सिपाहियों के सर काट कर ले जाएगा। मलका ने जोश में आकर उसी वक्त हुक्म दिया कि शहर पर हमला कर दिया जाए। ये एक बहुत बड़ा फैसला था, इसलिए कि अंबिका की फौज का सिपा सलार अभी कुछ रोज़ मुहासरा जारी रखना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि फसील बड़ी मजबूत है और उसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, जबकि उनकी फसील तोड़ने वाली तोपें भी नहीं थी। मगर वो मलका के हुक्म को नहीं टाल सकता था। वो मलका के आगे बेबस था, इसलिए कि मलका को पूरी कौम, पूरी फौज का एतमाद हासिल था। सिपा सलार ने दबी जुबान में मलका से कहा कि एकदम हमला करने में खतरा है, हमारे सिपाहियों का नुकसान होगा। मगर अंबिका उस पर बरस पड़ी और उसे बुज़दिली और कमज़ोर सिपा सलार के ताने देने लगी। सिपा सलार मजबूर हो गया, चुनाचे उसने शहर पर हमले का हुक्म दे दिया। फौज आगे बढ़ने लगी। फसील के ऊपर से भी सिपाहियों ने हुन वैश्यों को आगे बढ़ते देख लिया। जब वो दिखाई करीब आए तो उन्होंने ऊपर से तीरों की बारिश शुरू कर दी। दोनों तरफ से बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई। हुन ये चाहते थे कि किसी तरह वो खाई अबूर करके फसील की दीवार चढ़ने में कामयाब हो जाएं, लेकिन खाई में पानी भर गया था। खाई गहरी थी और फिर पानी में इंसानी खून के प्यासे मगरमच्छ तैर रहे थे। सिपा सलार के हुक्म से फौरन लकड़ी का पुल तैयार किया गया और हुन वैशी इस पुल पर से गुजरकर फसील की दीवार के नीचे पहुंच गए। ऊपर से उन पर तीरों और नेज़ों की बारिश कर दी गई। देखते ही देखते सैकड़ों हुन वैशी खून में तड़पने लगे, मगर उन्होंने हिम्मत न हारी और वो एक बहादुर और गयूर कौम के सिपाही थे। आगे आकर वो पीछे हटना नहीं जानते थे। उन्होंने दीवार के साथ सीढ़ी लगा दी और ऊपर चढ़ने लगे। ऊपर से सिपाहियों ने खोलता हुआ तेल उन पर उंडेलना शुरू कर दिया। लाशें जल भुनकर सीढ़ियों पर से नीचे गिरने लगीं। शाम तक हुन कौम के हजारों सिपाही मारे गए, लेकिन एक भी सिपाही शहर की फसील के ऊपर चढ़ने में कामयाब न हो सका। अंधेरा फैलते ही फौरन वापस खैमों में आ गए। मलका अंबिका को नुकसान का पता चला तो गजबनाक होकर सिपा सलार पर बरस पड़ी कि अगर शहर के दरवाजे पर हमला किया जाता तो इतनी फौज हलाक न होती। दूसरे रोज शहर के दरवाजे पर हमला कर दिया गया, मगर दरवाज़ा इस कदर मजबूत था कि उसे तोड़ना मामूली काम नहीं था। यहाँ भी बेशुमार वहशी मारे गए और बाकी पसपा हो गए। मलका ने हुक्म दिया कि हमला रोक दिया जाए और मुहासरा जारी रखा जाए। अंबर और शहजादा बहुत खुश थे। 2 दिन में दुश्मन को पे दर पे शिकस्तें हुई थीं और उनकी फौज की कमर टूट गई थी। अंबर ने शहजादे से कहा, दुश्मन अपने जख्म चाट रहा है, मगर अब वो किसी और अंदाज से हमला करेगा। किस तरह? मतलब क्या? मतलब ये बादशाह सलामत के हमारे शहर का खुफिया दरवाज़ा मालूम करने की कोशिश करेगा ताकि वहाँ से गुजर कर हम पर हमला किया जा सके। हमने शहर में दाखिल होने वाले तमाम खुफिया दरवाजे बंद करवाकर उनके अंदर की जानिब मुसल्लह सिपाही बिठा दिए हैं। हमें उनकी तरफ से कोई फिक्र नहीं है। वो तो आपने बजा फरमाया बादशाह सलामत, फिर भी हमें गाफिल नहीं रहना चाहिए। दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा है। दूसरे उसके पास बड़े बड़े ज़हीन और ऐसे सिपाही मौजूद हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर भी खुफिया रास्ते तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई शक नहीं बादशाह सलामत, लेकिन हमें पहरेदारों की तादाद बढ़ा देनी चाहिए। मैं इसका हुक्म देता हूँ।
ادھر یہ انتظامات ہو رہے تھے، ادھر وحشی ہون بڑی تیزی سے اس منصوبے پر غور کر رہے تھے۔ یہ منصوبہ ملکہ امیکا نے پیش کیا اور اس پر غور کرنے کے لیے فوج کے سارے ہی سپہ سالار اس کے خیمے میں موجود تھے۔ منصوبہ یہ تھا کہ میدان میں سے ایک سرنگ کھودی جائے جو شہر کی فصیل کے اندر تک چلی جائے۔ امیکا کا خیال تھا کہ اگر ہماری فوج رات کو اس سرنگ پر کام کرتے 6 ماہ کے اندر اندر یہ سرنگ میدان جنگ سے لے کر شہر کے اندر تک کھودی جا سکتی ہے۔ سپہ سالار نے کہا، منصوبہ بڑا اچھا ہے ملکہ سلامت، لیکن اگر کسی روز بھی دشمن کو شک پڑ گیا کہ ہم سرنگ کھود رہے ہیں تو ہمارے کیے کرائے پر پانی پھر سکتا ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں پوری رازداری سے کام لینا ہوگا۔ یہ سرنگ رات کو کھودی جایا کرے گی اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی، مگر ملکہ سلامت دشمن کے جاسوس بھی ہمارے ہاں ضرور چکر لگاتے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ یہ خبر بادشاہ تک پہنچا دیں۔ اس کے لیے میں کہہ چکی ہوں کہ مکمل رازداری سے کام لیا جائے گا۔ سرنگ کھودنے والے سپاہیوں کو سب سے الگ رکھا جائے گا اور ان کے خیموں کے ارد گرد کسی کو پھٹکنے نہیں دیا جائے گا۔ پھر ٹھیک ہے، سرنگ پر آج رات ہی سے کام شروع ہو جانا چاہیے۔ یہاں کی زمین کچی ہے، ہمیں سرنگ کھودنے میں آسانی ہوگی۔ چنانچہ اسی رات نقشے تیار کرنے کے بعد سرنگ کھودنی شروع ہوگی۔ ان وحشیوں کو سرنگیں کھودنے میں بڑی مہارت حاصل تھی، اس لیے کہ صحرائے گوبی کی گرمی سے بچنے کے لیے وہ اکثر اپنے گھروں کے اندر سرنگیں کھود دیا کرتے۔ یہ کام انہوں نے بڑی محنت اور مہارت سے کیا کہ 10-12 روز کے اندر اندر انہوں نے کافی لمبی سرنگ کھود لی۔ رات کو سرنگ کھودنے کا کام شروع ہو کر پاؤ پھوٹنے تک یہ کام جاری رہتا۔ صبح کو یہ کام بند کر دیا جاتا، کھودی ہوئی مٹی خیموں کے پیچھے لا کر بچھا دی جاتی۔ اسی طرح 3 مہینے گزر گئے۔ سرنگ آدھی سے زیادہ کھودی جا چکی تھی اور سرنگ کھودنے والے کھائی کے قریب پہنچ گئے تھے۔ کھائی پر جا کر انہیں سرنگ کو کافی گہرا بنانا تھا تاکہ اندر پانی نہ آئے۔ یہ کام بھی ان لوگوں نے کمال ہوشیاری اور عقل مندی کے ساتھ کر لیا۔ ادھر موہنجو دڑو کے شہزادے اور امبر کو کچھ علم نہیں تھا کہ دشمن ان کے نیچے نیچے سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا آ رہا ہے۔ وہ یہ سوچ کر اطمینان سے بیٹھے تھے کہ دشمن نے محاصرہ کر رکھا ہے اور وہ اس روز کا انتظار کر رہا ہے جب موہنجو دڑو کے لوگ محاصرے سے تنگ آ کر شہر کے دروازے کھول دیں گے۔ شہر کے محاصرے کو 6واں مہینہ جا رہا تھا۔ موہنجو دڑو کے شہر میں معمول کے مطابق کام کاج ہو رہا تھا۔ فصیل کے اوپر سپاہی شام اور صبح چوکس کھڑے رہتے۔ سامنے میدان میں امیکا کے وحشی ان قبیلے خیمے ڈالے پڑے رہتے۔ بظاہر ہر شے اپنے مقام پر اپنی جگہ پر تھی۔ بادشاہ کو یہ خیال تھا کہ دشمن صرف محاصرہ کر کے آرام سے بیٹھا ہے، مگر حقیقت یہ نہیں تھی۔ دشمن نے سرنگ کھود ڈالی تھی اور آج رات اس کی فوج نے موہنجو دڑو کے شہر میں داخل ہو کر عام حملہ کرنا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے۔ بادشاہ کی خوابگاہ میں شمعیں روشن ہو گئیں، اودو لوبان سلگا دیے گئے۔ بادشاہ امبر کے ساتھ مل کر غور کرنے لگا کہ محاصرہ اتنا لمبا کیوں ہو رہا ہے، کہیں ہن کوئی سازش تو نہیں کر رہے۔ مگر انہوں نے یہی اندازہ لگایا کہ کہیں کوئی سازش نہیں ہو رہی، ہر شے اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھاک کام کر رہی ہے۔ امیکا صرف محاصرہ کر کے انہیں تھکا دینا چاہتی ہے۔ امبر کی تجویز کے مطابق امیکا کے سپہ سالار کو ساتھ ملانے کی ابھی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ بادشاہ کے خاص جاسوس پہلے روز کے مارکے میں مارے گئے تھے۔ اب بادشاہ کا خیال تھا کہ امبر کو اس مہم پر بھیجے۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے امبر، اور پھر تم عقل مند نوجوان ہو، تم بات کو بڑے خاص انداز سے کرو گے اور مجھے یقین ہے کہ تم امیکا کے خاص سپہ سالار کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں آج رات ہی محل سے نکل کر دشمن کے خیموں کی طرف جاتا ہوں اور سپہ سالار سے بات کر کے اسے پورا لالچ دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ دشمن رات کے پچھلے پہر سرنگ کے ذریعے داخل ہو کر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت جب کہ موہنجو دڑو کا شہر خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہو، امبر شروع رات میں ہی ایک چرواہے کا بھیس بدل کر شہر کے خفیہ دروازے سے نکل گیا۔ امبر کو جاسوسوں نے پہلے بتا دیا کہ سپہ سالار کا خیمہ کس طرف ہے۔ یہ خیمہ میدان جنگ کے مغربی جانب تھا۔ امبر رات کے اندھیرے میں اونچے نیچے مٹی کے تودوں اور جھاڑیوں کا چکر کاٹ کر میدان جنگ کی اس جانب آ گیا جہاں اس نے مخصوص نشانی سے سپہ سالار کا خیمہ پہچان لیا۔ وہ چھپتا چھپاتا یہاں تک پہنچا تھا۔ خیمے کے اندر مشعل روشن ہو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ خیمے کے قریب پہنچ کر اسے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ ابھی وہ ان آوازوں پر غور ہی کر رہا تھا کہ اچانک 7-8 سپاہیوں نے اسے لپک کر اپنی گرفت میں لے لیا اور اسے جکڑ کر بولے، کون ہو تم؟ ارے یہ تو دشمن کا آدمی ہے، یقیناً یہ جاسوس ہے، اسے قتل کر دو۔ نہیں، اسے ملکہ کے پاس لے چلو، انعام حاصل ہوگا۔
अंबर समझ गया कि वो गंवारों में फंस गया है। वो उसे मार तो सकते नहीं थे, मगर मलका के सामने पेश करके उसके सारे मंसूबे पर पानी ज़रूर फेर सकते थे। और यही हुआ। मलका का खेमा वही था जिसे अंबर सिपा सलार का खेमा समझ रहा था। सिपाही उसे लेकर खेमे के अंदर आ गए। मलका अमीका अपने बड़े ख़ास वज़ीर के साथ जंग के बारे में गुफ्तगू कर रही थी। मलका आलिया, यह शख्स दुश्मन का जासूस है, ये खेमे के बाहर घूम रहा था। मलका ने मशल की रोशनी में अंबर को देखा तो पहचान लिया और तंजिया हंसकर बोली, तो तुम हमारे मुल्क में जड़ी बूटियों की तिजारत नहीं बल्कि जासूसी करने आए थे। तुम मोहिंजोदड़ो के बादशाह के जासूस हो। अंबर ने कहा, अगर मैं कहूँ कि ये ठीक है तो मेरे साथ क्या सलूक करोगी? मलका ने गरज कर कहा, मैं तुम्हें कोलू में डालकर पिसवा दूंगी। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम फिर भी मुझे हलाक न कर सकोगी, इसलिए कि मैं मर नहीं सकता। हाँ, तुम्हें एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इस शहर का अगर तुम 1000 बरस तक मुहासरा किए रखो तो कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर यही है कि जितने सिपाही तुम मरवा चुकी हो उसी पर सब्र करो और लश्कर लेकर यहाँ से वापस चली जाओ। मलका ने चीख कर कहा, बकवास बंद करो। मैं इस शहर की ईंट से ईंट बजा दूंगी। मेरी फौज का एक एक सिपाही तुम्हारे एक एक सिपाही के खून का प्यासा है। मैं अपने तमाम सिपाहियों का बदला लूंगी। मैं इस शहर को फतह करके वहां किसी इंसान को जिंदा ना छोड़ूंगी। तुम ऐसा ना कर सकोगी। मलका ने कहा, जबकि तुम हमारी कैद में हो तो तुम्हें बताने में हर्ज नहीं। सुनो, मेरी फौज ने जहां तुम खड़े हो वहां से लेकर तुम्हारे मोहिंजोदड़ो के शहर के अंदर तक सुरंग खोद डाली है और आज रात के बाद हम तुम्हारे शहर में दाखिल हो जाएंगे। मेरी फौज सुरंग के अंदर जमा हो रही है। बोलो, अब तुम क्या कहते हो? अंबर ने यह सुना तो हैरत में डूब कर रह गया। अगर मलका ठीक कह रही थी तो मोहिंजोदड़ो का बादशाह बाजी हार गया था, क्योंकि अगर मलका का टड्डी दल शहर अंदर दाखिल हो गया तो वो यकीनन शहर पर कब्जा कर लेगा। अंबर को सदमा हुआ कि इस बारे में उन्होंने कभी गौर न किया। ये हुन कौम के वहशी तो सुरंग खोदने में अपना जवाब नहीं रखते। मलका ने अंबर की तरफ इशारा करके सिपाहियों से कहा, इसे जंजीरों में जकड़ कर कैद कर दो। सिपाही आगे बढ़ गए। उन्होंने अंबर के हाथ पांव में लोहे की जंजीरें डाली और अपने साथ लेकर खेमे से बाहर चले गए। मलका अमीका ने वजीर से कहा, एक पहर रात ढलने के बाद हमें शहर में दाखिल होना चाहिए। मैं इससे ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं कर सकती। मलका एलिया, एक पहर तो हमें बहरहाल इंतज़ार करना होगा। हमने अपने लश्कर को यही वक्त दिया है और सिपा सलार इस वक्त शहर में दाखिल होने वाले पहले दस्ते की निगरानी कर रहा है। ठीक है, शहर का दरवाज़ा खुलते ही हम अपने बाकी लश्कर के साथ मोहिंजोदड़ो में फातेह की हैसियत से दाखिल होंगे। और मलका देर तक कह के लगाती हंसती रही। 4 मील लंबी और कुशादा सुरंग में उन वहशियों का एक दस्ता दाखिल हो चुका था। बाकी दस्ता उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। ये सारी जंगी कार्रवाई रात के अंधेरे में इस कदर खामोशी और राजदारी के साथ हो रही थी कि शहर की फसील के ऊपर खड़े पहरेदारों को बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था। बेशुमार फौजी सुरंग में पहुंचकर रुक गए। उन सब के पास तलवारें, नेज़े और कमान थे और तीर भी। वो सब के सब मोहिंजोदड़ो के सिपाहियों और लोगों से वहशियों की तरह अपने मरे हुए साथियों का इंतकाम लेने पर तुले हुए थे। सिपा सलार उनकी क़यादत कर रहा था। अंबर ने उससे मुलाकात करने में देर कर दी। अगर वो आज के बजाय एक रोज़ पहले उससे मुलाकात कर लेता तो शायद हालात का रुख बदल जाता, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था और अमेरिका की वहशी फौज मोहिंजोदड़ो के शहर के नीचे पहुंच चुकी थी। दुश्मन के सिपाहियों का जो दस्ता आगे था, उन्होंने ज़मीन को खोदकर गार के ऊपर एक दरवाज़ा बना दिया। सिपा सलार सबसे पहले बाहर निकला। उसने आधा धड़ गार के बाहर निकाल कर देखा कि मोहिंजोदड़ो का शहर गहरी नींद सो रहा था। उसने सिपाहियों को बाहर निकलने का इशारा कर दिया। देखते देखते सिपाही शहर के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने मकानों की दीवारों के साथ साथ होकर शहर की फसील की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। एक जगह उन्होंने एक सिपाही को पहरा देते देखा। उसे फौरन मार दिया गया। दुश्मन चारों तरफ शहर की फसील और दरवाज़ों की तरफ बढ़ रहा था। करीब पहुंचकर उन्होंने वहशियों की तरह हलक से चीखें निकाली और आम हमला कर दिया। मोहिंजोदड़ो की फौज के सिपाही दंग रह गए कि ये बला कहाँ से नाजिल हो गई। उन्होंने सारा बंदोबस्त बाहर से दुश्मन से मुकाबले के लिए कर रखा था, मगर दुश्मन अंदर से हमलावर हो गया। वो बौखला गए। एक ने खोलते हुए तेल के कड़ाओं को इस तरह उंडेला कि उनके अपने सिपाही जल भुनकर खाक हो गए। बड़े घमसान की जंग शुरू हो गई। शहजादे को शाही महल में इतला मिली तो वो घबराया हुआ महल की दीवार पर चढ़कर शहर में देखने लगा। हर तरफ कोहराम मचा था।
उन वैशी सुरंग के जरिए धड़ाधड़ शहर में दाखिल हो रहे थे। बादशाह हाथ मलता रह गया था। इसने ये मंजर देखा तो भागी भागी शाही महल में बादशाह के पास पहुंची और पूछा कि अंबर कहाँ है। बादशाह ने उसे बताया कि वो सिपा सलार से बात करने शहर से बाहर दुश्मन के खेमे में गया था। थाइस सर पकड़कर बैठ गई। उसने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह, इस वक्त अगर तुम्हें कोई बचा सकता था तो वो अंबर था, मगर उसको तुमने खुद शहर से बाहर भेज दिया। अब कुछ नहीं हो सकता। बादशाह ने परेशानी के आलम में कहा, थाइस, अगर तुम कुछ कर सकती हो तो मैं तुम्हारा एहसान कभी फरामोश नहीं करूंगा। क्या तुम किसी तरह अंबर को बुला सकती हो? ये कैसे मुमकिन है बादशाह सलामत, मगर मेरा ख्याल है कि अगर वो दुश्मन की कैद में है तो उसे ज़रूर मालूम होगा कि हुन वैशी शहर में दाखिल हो गए हैं। वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। वो बेचारा अकेला इंसान क्या कर सकता है? ऐसा नहीं है बादशाह, मैंने उस अकेले इंसान को हज़ारों की फ़ौज के साथ मुकाबला करके फ़तह हासिल करते देखा है। अगर उसने आपकी मदद करने का इरादा कर लिया तो शिकस्त फ़तह में बदल सकती है। फिर मुझे बताओ मैं क्या करूं? आप महल के सारे दरवाजे बंद करवा दें। दुश्मन ज़रूर उस तरफ से भी आ रहा होगा। दरवाज़ों को फ़ौरन बंद करवा दें। मैं कोशिश करती हूँ कि अंबर को याद करके उसके ख्यालों पर असर डालूं। बादशाह ने हुक्म दे दिया कि महल के सारे लोहे के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। दरवाजे उसी वक्त बंद कर दिए गए और महल की दीवारों पर सिपाही तीर कमान लेकर चढ़ गए। थाइस ने कमरे के दरमियान में चौकी पर बैठकर आंखें बंद कर ली और रब अजीम से दुआ मांगने लगी। उधर अंबर को पता चल गया कि अमीका की फ़ौज मोहिंजोदड़ो के शहर में दाखिल हो गई है और वहाँ बड़े ज़ोरों की जंग हो रही है। मगर चूंकि वैशी हुन अचानक दाखिल हुए थे, इसलिए यकीनी बात थी कि उनका पल्ला भारी हो। थोड़ी देर में शहर के दरवाजे भी अंदर से खुलने वाले थे, जहां से अमीका ने अपनी फौज के साथ शहर में फातेह की हैसियत से दाखिल होना था। अंबर को सबसे ज्यादा ख्याल थाइस का था, जो शाही मेहमान खाने में थी। उसे अच्छी तरह मालूम था कि हुन वैशी जब कत्लेआम शुरू कर देंगे तो किसी को भी जिंदा न छोड़ेंगे। वो थाइस को भी ज़रूर कत्ल कर देंगे। उसके दिल में थाइस को वहशी सिपाहियों से बचाने का जज्बा बड़ी शिद्दत से बेदार हुआ। उसने आंखें बंद करके दोनों हाथ हवा में बुलंद करके देवी बल्तीस को आवाज़ दी, एक फलक शिगाफ कहकह के साथ जिसकी आवाज़ सिर्फ वही सुन सकता था। देवी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, मैं जानती हूँ तुमने मुझे किस लिए बुलाया है। अगर थाइस का ख्याल ना होता तो शायद मैं भी इधर का रुख ना करती, लेकिन वो एक बेगुनाह है। उसने मर्दों के हाथों बड़े जुल्म उठाए हैं। मैं उसकी ज़रूर मदद करूँगी। मैं भी यही चाहता हूँ देवी कि थाइस को जालिम वैश्यों से बचाया जाए, मगर ऐसा इसी सूरत में हो सकता है कि सारे के सारे वैशी हुन कौम को मोहिंजोदड़ो से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर एक भी दुश्मन का सिपाही वहाँ रहा तो थाइस की ज़िंदगी को ख़तरा होगा और फिर उन लाखों बेगुनाह औरतों और बच्चों की भी मोहिंजोदड़ो में आराम से रह रहे हैं और जिन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। सो अंबर, मैं तुम्हें उस वक्त के लिए एक ताकत अता करती हूँ। जब तक कि मोहिंजोदड़ो से हुन वैशियों का सफाया नहीं हो जाता, तुम दुश्मन को शहर से निकालने या उन्हें हलाक करने के लिए जो चाहोगे वही होगा। ये लो मेरी अंगूठी, इसे पहन लो। अब तुम जिस चीज़ की ख्वाहिश करोगे वो पूरी हो जाएगी। अंगूठी अंबर के हवाले करके देवी गायब हो गई। अंबर ने अंगूठी पहन ली। अभी वो चौकी से उठा भी नहीं था कि 4 सिपाही अंदर दाखिल हुए और उसे घसीटते हुए मलका अमीका के खेमे में ले गए। अमीका ने कहका लगाया और कहा, ऐ कमीने जासूस, अपनी जासूसी और हुन कौम के साथ गद्दारी का अंजाम देख ले। हमारी आधी से ज़्यादा फ़ौज इस वक्त तुम्हारे शहर में दाखिल होकर कत्लेआम कर रही है और शहर के दरवाजे हम पर खुलने वाले हैं। अब बोल, तू क्या कहता है? अंबर ने कहा, तुम्हारी मौत करीब आ रही है अमीका। अगर तुम मौत से बचना चाहती हो तो इसी वक्त इस जगह से घोड़े पर सवार होकर अपने साथियों के हमरा सहराए गोभी की तरफ फरार हो जा। इसकी गर्दन उतार दो, मलका ने जोश में आकर कहा। एक सिपाही ने तलवार खींचकर पूरी ताकत से मारी, मगर खुद मुंह के बल गिर पड़ा और तड़प तड़प कर मर गया। दूसरा उस आगे बढ़ा, उसका भी यही हशर हुआ। मलका ने तीसरे को आगे बढ़कर अंबर को हिलाक करने का हुक्म दिया। तीसरा सिपाही एक कदम भी न उठा सका कि वहीं मुंह के बल गिरकर तड़पने लगा। मलका अमीका बुखला गई कि ये क्या हो रहा है। उसने अपने वजीर को तीर कमान देकर कहा, इसका जिस्म तीरों से छलनी कर दो। वजीर ख़ास ने कमान पर एक साथ 6 तीर चढ़ाए और जब खींच कर मारे तो सारे के सारे तीर बजाय अंबर की तरफ आने के उसके अपने जिस्म के पार हो गए और वो लहू लुहान होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। अंबर ने हंसकर कहा, अमीका,
तेरी मौत तेरे सर पर खेल रही है। तेरे दिन पूरे हो गए, तूने लोगों पर बहुत जुल्म किए हैं। अब वक्त आ गया है कि तुझसे गिन गिन कर बदले लिए जाएं। अम्बिका कुछ डर गई, मगर उसने जाहिर न होने दिया और चीख कर वैश्यों की तरफ बोली, मैं मोहिंजोदड़ो की ईंट से ईंट बचा दूंगी। मेरे लश्कर के सिपाही इस वक्त किले पर कब्जा हो चुके हैं। तुम्हारी ये जादूगरी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना कहकर वो बाहर निकली और घोड़े पर सवार होकर शहर की फसील की तरफ रवाना हो गई। उसी वक्त मैदान जंग में दिन की रोशनी फैल चुकी थी और उन वैश्यों ने शहर का बड़ा दरवाज़ा खोल दिया, जिसमें से अम्बिका की फौज अंदर दाखिल हो रही थी। अंबर खैमे से बाहर आ गया। वो भी घोड़े पर सवार हुआ और शहर के खुले दरवाजे की तरफ घोड़े को सर पर दौड़ाते ले गया। उसने अंगूठी वाला हाथ दरवाजे की तरफ किया। अचानक दरवाज़ा खुला, बड़ी ताकत के साथ अपने आप बंद होना शुरू हो गया और सैकड़ों सिपाही उसके नीचे आकर कुचले गए। दरवाज़ा बड़ी मजबूती से बंद हो चुका था और अम्बिका उसके बाहर खड़ी बड़ी हैरत से चारों तरफ देख रही थी। अंबर घोड़ा दौड़ाता हुआ उसके पास आया और बोला, तुम्हारा जवाल शुरू हो चुका अम्बिका। दरवाज़ा अब तुम पर कभी नहीं खुलेगा। तुम्हारी अंदर की फौज अंदर ही तबाह कर दी जाएगी और तुम्हें इस फसील के नीचे भस्म कर दिया जाएगा। अंबर ने अंगूठी वाला हाथ अम्बिका के लश्कर की तरफ किया। एकदम से बिजली सी चमकी और उनमें सारे के सारे घोड़े जिन पर सिपाही बैठे थे लड़खड़ा कर जमीन पर गिरे और गिरते ही दम तोड़ गए। एकदम हजारों घोड़े मर गए। सिपाही जमीन पर गिर पड़ा। अम्बिका दांत पीस कर रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ये सिपाही नेज़े लेकर अंबर पर हमलावर हुए। जो सिपाही नेज़े लेकर अंबर की तरफ बढ़ता, अपने ही नेज़े से हलाक होकर तड़पने लगता। अंबर ने अम्बिका को ज़मीन पर से उठाकर अपने घोड़े पर डाल दिया। वो तड़प कर उछली, मगर अपनी जगह से हरकत न कर सकी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसे किसी ने पत्थर कर दिया है। उन कौम के वैश्यों ने अपनी मलका को बेबसी के आलम में दुश्मन की कैद में देखा तो एकदम अंबर की तरफ यलगार करके बढ़े। आसमान पर एक बार बिजली कड़की और शोले ने लपक कर उन सबको जलाकर खाक कर दिया। अंबर ने अम्बिका को कैद कर लिया। वो शहर के दरवाजे में से अंदर दाखिल हो गया। शहर के अंदर हर तरफ एक कोहराम मचा था। अम्बिका की फौज ने शहर पर कब्जा कर लिया और अब शाही महल का दरवाज़ा तोड़ रहे थे। अम्बिका ने चीख मारकर अपने सिपाहियों को कुछ कहना चाहा, मगर उसकी आवाज़ हलक के अंदर ही बंद होकर रह गई। अंबर ने अंगूठी को आसमान की तरफ बुलंद किया। बिजली की कड़क नमदार हुई। उसके शोर से सारा शहर गूंज उठा। मकानों के दरो दीवार हिल गए। इसके साथ ही अम्बिका के लश्कर का एक एक सिपाही जहाँ था वहीं खड़े का खड़ा रह गया। सारे के सारे सिपाहियों के हाथों से तलवारें, नेज़े और तीर कमान गिर पड़े और वो पत्थर का बुत बन गए। थाइस ने बिजली की कड़क से समझ लिया कि अंबर आ गया है। बादशाह शाही महल के एक खास झरोखे में छुपा ये सारा मंजर खड़ा देख रहा था। वो हैरान था कि ये एक ही पल में सारे के सारे सिपाही पत्थर का बुत कैसे बन गए। अंबर घोड़े पर अम्बिका को लेकर शाही महल के दरवाजे पर आकर रुक गया। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। शाही महल के बड़े दरवाजे की खिड़की अपने आप खुल गई और वो अंदर दाखिल हो गया। बादशाह अपने दरबारियों और सिपा सलार के साथ आगे बढ़कर अंबर के खैर मकदम को आया। अंबर ने सबसे पहले पूछा, मेरी बहन थाइस कहाँ है? बादशाह ने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं अंबर, थाइस जिंदा है और महल के हरम में दूसरी बेगमात के साथ बड़े सुकून के साथ रहती है। उसे मालूम हो गया कि तुम आ गए हो और हमारी शिकस्त फतह में बदल गई है। अंबर बादशाह और दरबारियों के साथ शाही महल के हरम में आ गया और वहाँ थाइस से मुलाकात की। थाइस को जिंदा सलामत देखकर उसकी जान में जान आई, क्योंकि उसकी आमद से पहले पहले अगर कोई सिपाही महल में दाखिल होकर उसे हलाक कर देता तो वो उसकी मदद नहीं कर सकता था। बादशाह बेहद हैरान था कि अंबर ने यह कमाल कर दिखाया कि दुश्मन के ऊपर उठे हाथों को पत्थर कर दिया। उसने अंबर से पूछने की कोशिश की, मगर अंबर ने सिर्फ इतना कहा, ए बादशाह, ये रब अजीम का तुम पर फजल हुआ, इसलिए अब तुम पर लाजिम है कि रियाया के साथ ना इंसाफ़ी और जुल्म ना करो। हर शख्स को उसका हक दो और गुनाहों से तौबा कर लो, वरना इस शहर पर अब अगर कोई तबाही आई तो लोग इसे हमेशा मुर्दों का शहर कहकर पुकारा करोगे। बादशाह ने वादा किया कि वो हमेशा एक इंसाफ पसंद और नेक दिल बादशाह बनकर रियाया पर हुक्मरानी करेगा, कभी किसी गरीब के साथ जुल्म नहीं करेगा। जो कोई भी ऐसा करेगा उसे इबरतनाक सज़ा दी जाएगी। अंबर ने अम्बिका को शाही फौज के हवाले किया और ख़ुद अपनी बहन थाइस को लेकर अपनी हवेली की तरफ चल पड़ा। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।